तो हे गाइस, वेलकम बैक। आ चुके हैं लेक्चर नंबर 10 में, द लास्ट सेशन ऑफ अवर मैराथन सीरीज फॉर मैथ्स स्टैट्स एलआर फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 100% फ्री ऑन यूट्यूब। तो हमने एक कंप्लीट शेड्यूल जो डिसाइड किया था कुछ दिनों पहले, अराउंड 12 डेज बिफोर टुडे, जहां पर मैंने आपको पूरे 10 दिन का एक प्लान दिया था और जहां पर हमने कोशिश करी थी मैक्सिमम कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के सारे टॉपिक्स कवर करने की, जो कि आज हम सक्सेसफुल हो जाएंगे बाय एंडिंग अवर लास्ट सेगमेंट इंडेक्स नंबर एंड इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी। लेकिन इसके साथ सर अगर हमको और भी दूसरे टॉपिक करने हैं, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल, तो आप ओटीएम सीरीज को रेफर करो, क्योंकि ये चैप्टर्स ना बच्चे छोड़ देते हैं। ओटीएम सीरीज में मैंने इन चैप्टर्स का सिर्फ सिंपलेस्ट वाला पार्ट करवाया है, एडवांस पार्ट नहीं करवाया। तो यू हैव टू डू ओनली दिस मच, नथिंग एल्स। और थ्योरी और फॉर्मूलेस पर डेडिकेटेड अटेंशन देकर आप कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज से अपना थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और फॉर्मूले की शीट्स वहां से डाउनलोड करके उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो मैथ्स और स्टेट्स का। तो चलिए भाई शुरू करेंगे आज का लेक्चर 10, इंडेक्स नंबर्स एंड इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज ऑन एन अकेडमी सीए फाउंडेशन चैनल। मैं हूं प्रणव, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। चलिए जी शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। लेट्स गेट स्टार्ट। इंडेक्स नंबर से शुरू करता हूं। यह है आपका चैप्टर नंबर 18 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। और यहां पर सबसे पहले इंडेक्स नंबर क्या होता है सर? इंडेक्स नंबर जो है ना, वो एक तरह का टूल है जो कोई भी डेटा का कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे पिछले 5 सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई, पिछले 10 सालों में स्टॉक के प्राइसेस कितने चेंज हो गए, तो क्या डायरेक्टली वैल्यूज को देखने में उतना मजा नहीं आता है। एब्सोल्यूट वैल्यू के चेंजेस जो हैं उनको समझना थोड़ा टफ होता है। उन सारी चीजों को 100 का बेस बना के और परसेंटेज टर्म्स में देखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बनाने के वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, सब कुछ है, वो हम सब देखेंगे। लेकिन बेसिकली इंडेक्स नंबर जो है उसका अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो एक है WPI जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करता है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और शेयर मार्केट में निफ्टी जो टॉप 50 शेयर्स का जो है आपका मूवमेंट दिखाता है। तो आपके सामने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इंडेक्स का यूज होता है। ये तो मैंने आपको जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो दिखाए, इसको छोड़ के भी देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स जहां पर इंडेक्स का प्रैक्टिकली यूज होता है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर सर एक वर्ड आता है इंडेक्स टाइम सीरीज। जब आप एक लिस्ट बनाते हो ना जिसमें ईयर्स लिखा हुआ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्स नंबर लिखे हैं, उसे आप इंडेक्स टाइम सीरीज बोलते हो। रिलेटिव्स की अगर मैं बात करूं, कभी कभी सर क्या होता है, चीजों को आप यूनिट बेस्ड दिखाते हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप चीजों को यूनिट बेस्ड ना दिखाते हुए उसका रिलेटिव वैल्यू दिखाते हो। जैसे कोई चीज 1500 रुपए है अगले साल, पिछले साल कोई चीज 1200 रुपए थी, तो 1500 अपॉन 1200 वो उसका रिलेटिव कहलाएगा। इंडिविजुअल प्राइस की करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस। वही सेम चीज क्वांटिटी में भी हो सकता है, वही सेम चीज वैल्यू में भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इंडेक्स नंबर बनाने के लिए। डेटा सिलेक्शन, सर आप जो डेटा सिलेक्ट कर रहे हो इंडेक्स नंबर बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। आपको सैंपलिंग यूज करना है तो सैंपलिंग भी साइंटिफिक तरीके से यूज करो, रैंडम सैंपलिंग यूज करो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग यूज करो, ऐसे एकदम एवं मत यूज करो। ठीक है, तो लॉजिकल तरीके से सैंपलिंग करनी चाहिए। बेस पीरियड की बात करें तो बेस पीरियड हमेशा नॉर्मल ईयर होना चाहिए। 2020 2021 जब इकोनॉमी ऊपर नीचे थी, जब पूरा वर्ल्ड हाहाकार से परेशान था, तो उस समय पे जो आपके नंबर्स दिख रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो जब भी आप कोई बेस पीरियड लेते हो, इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर, इट शुड बी रिलेटिवली रीसेंट, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। पता चला 1947 का बेस अभी तक चल रहा है, तो इतना भी पुराना नहीं होना चाहिए, 20-30 साल चलेगा, लेकिन नॉट सो डिस्टेंट पास्ट। वेट सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं सर, जब हम आगे चलकर वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे तो किसको वेटेज मानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो वेट सिलेक्शन में भी वही बात है कि जो भी कमोडिटीज या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज आपके पास हैं, तो किस पर्पस से आप बना रहे हो। फॉर एग्जांपल सीपीआई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, मतलब सीपीआई बताता है कि एक आम नागरिक के ऊपर महंगाई का कितना असर है। तो एक आम नागरिक कौन सी चीज ज्यादा उपयोग करता है, उस चीज का वेटेज ज्यादा होना चाहिए उसके इंडेक्स कैलकुलेशन करते समय। जैसा फूड का वेटेज ज्यादा होगा और रेस्टोरेंट का वेटेज कम होगा, कि भाई रेस्टोरेंट महंगे हो गए तो महंगाई बढ़ गई, इज नॉट मैटर। लेकिन अगर सब्जियां महंगी हो गई और महंगाई बढ़ गई, दैट इज मैटर मोर, क्योंकि एक आम इंसान के लिए जो है कौन सी चीज उसके बजट में ज्यादा बड़ा पोर्शन कवर करती है, उसी हिसाब से सीपीआई में वेट लिया जाता है। तो अगेन वो पर्पस पर डिपेंड करता है कि आपको वेटेज कैसा लेना है। रही बात एवरेजेस की, सर क्योंकि हम लोगों के पास डिफरेंट चीज अलग अलग होते हैं, ग्रुप इंडाइसेस, हम उनको कंबाइन करके फिर एक कॉमन इंडाइस निकालते हैं एक, तो उस समय हमको एवरेज करना पड़ता है। अब एवरेज करने में वैसे 2 सेंट्रल टेंडेंसी यहां पर आपके लिए काम के हैं, एक है अरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन। वैसे अगर मैं लॉजिकली बोलूं तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे ज्यादा सूटेबल होता है,
लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है, तो जल्दी आंसर तो क्या आएगा सर? सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अरिथमेटिक मीन का, बिकॉज इट इज इजी टू यूज। नेक्स्ट, रिलेटिव्स की जो मैंने बात करी थी, तो रिलेटिव्स आप प्राइस रिलेटिव भी निकाल सकते हो, क्वांटिटी रिलेटिव भी और वैल्यू रिलेटिव भी, बट ध्यान ये रखो इट इज ऑलवेज फॉर अ इंडिविजुअल कमोडिटी। कोई पूरे इंडेक्स का प्राइस रिलेटिव नहीं निकलता, एक कमोडिटी के लिए निकलता है। कि जैसे चीज का प्राइस है तो चीज का अगले साल का प्राइस, पिछले साल का प्राइस। जैसे क्वांटिटी है तो मोटरसाइकिल, कोई पर्टिकुलर मोटरसाइकिल का मॉडल ले लिया, उसकी अगले साल की क्वांटिटी, पिछले साल की क्वांटिटी, या फिर टोटल वैल्यू, इंडिविजुअल हमेशा होता है। फिर एक वर्ड आता है लिंक रिलेटिव, चेन रिलेटिव। जब आप सेट ऑफ रिलेटिव्स लिखते हो जहां पर नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर, ऐसी सीरीज बनी हुई है, तो ये कहलाती है लिंक रिलेटिव। लेकिन जो इंडेक्स नंबर में यूज होता है ना, वो लिंक वाला यूज नहीं होता, चेन वाला यूज होता है। क्योंकि इंडेक्स नंबर का हर एक प्राइस रिलेटिव जो है वो बेस ईयर के साथ चेन बना के रहता है। तो P1 अपॉन P0, P2 अपॉन P0, P3 अपॉन P0, Pn अपॉन P0। यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है सर, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अब आता है सर हमारे पास कि इंडेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है। सर दो टाइप की मेजर मेथड है, सिंपल मेथड और वेटेड एग्रीगेटिव। सिंपल एवरेज मेथड की बात करूं तो उसमें दो आते हैं, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। और फिर जब हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो लाशपरे, पाशे, मार्शल, एजवर्थ और फिशर। ठीक है, और ये मेथड हमारे ज्यादा कुछ काम की होती नहीं है। चलिए एक एक मेथड ध्यान से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। मॉक टेस्ट पेपर में सवाल है ना लेटेस्ट वाले में कि सिंपल एग्रीगेट के हिसाब से निकाल के दिखाओ। बहुत सिंपल होता है सर सिंपल एग्रीगेट में। वहां पर सिस्टम ऐसा चलता है सर कि देखो, आपके पास तीन कमोडिटी दी हैं, तीनों कमोडिटी के प्राइजेस आपके पास दिए हैं। आप क्या करो, इन सारे प्राइजेस का एग्रीगेट कर दो। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? सीधे सीधे उन प्राइजेस को जोड़ दो। तो आप बोलोगे जो चीज 1998 में 20 रुपए की आती थी, वो चीज 1999 में 24.6 रुपीज की आ रही है। तो अगर कोई भी पूछेगा कि बताओ 1999 का इंडेक्स क्या होगा, तो तुम बोलोगे टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर विच इज 24.6 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर विच इज 20 into 100। अगर आप ये कर दोगे तो आपको जो है इंडेक्स मिल जाएगा फटाक से। समझ रहे हो आप मेरी बात को? 24.6 डिवाइडेड बाय 20 into 100 विच इज 123। ओके सर, 120। वही सेम चीज यहां भी हो रही है। लेकिन सर इस मेथड के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। ये मेथड तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी टू कंप्यूट, बट देयर आर फ्यू डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। पहला डीमेरिट सर, कमोडिटी विद हायर प्राइस विल हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस। जो चीज की प्राइस महंगी होगी ना, उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा, जबकि लॉजिकल नहीं है ना ये। जैसे यहां पर देखो तुम, यहां पर सबसे महंगा है चीज, तो चीज का इंपैक्ट इंडेक्स में ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर सोचो ये इंडेक्स निकाला जा रहा था महंगाई को मेजर करने के लिए, तो एक इंसान चीज ज्यादा यूज करता है या पोटैटो ज्यादा यूज करता है? तो पोटैटो का वेटेज ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये मेथड ही ऐसी बनी हुई है कि वो हाई प्राइस वाली चीजों को हायर इन्फ्लुएंस दे देती है। दूसरी चीज, जो प्राइस कोटेशन है, जैसे चीज का प्राइस कोटेशन है 100 ग्राम का, एग का प्राइस कोटेशन है 1 पीस का, और पोटैटो का प्राइस कोटेशन है 1 केजी का। तो यहां जो क्वांटिटी दिख रही है ना, 100 ग्राम, 1 पीस और 1 केजी, वो ऑटोमेटिक वेट बन गए, ना चाहते हुए भी वो वेटेज बन गए। बट जरूरी तो नहीं है कि इंसान 1 किलो पोटैटो के अगेंस्ट में 100 ग्राम चीज यूज करता हो सकता है पोटैटो 10 केजी यूज करता हो सकता है एग जो है वो 24 यूज करता हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है सर इस मेथड की। और सबसे बुरी बात इस मेथड की, जिसकी वजह से इसने बदनामी भी करी अपनी, जो हमारा एक टेस्ट होता है यूनिट टेस्ट, तो सारी मेथड यूनिट टेस्ट को फॉलो करती है, इस मेथड को छोड़ के अकेली ये मेथड है जो यूनिट टेस्ट को फॉलो नहीं करती। ठीक है, उसके बाद आता है सर हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड जो है बेस्ट मेथड तो नहीं है, लेकिन सिंपल एग्रीगेट से थोड़ी अच्छी है, मीडियम है, मतलब एकदम अच्छी भी नहीं है और सिंपल एवरेज से अच्छी है, एकदम बेकार भी नहीं है सिंपल एवरेज की जगह, मतलब एग्रीगेट मेथड जैसी एकदम डीमेरिट वाली भी नहीं है। इसमें तुम क्या करते हो, रादर देन डायरेक्टली टेकिंग द प्राइस, यहां पर तुम प्राइस का रिलेटिव लेते हो। देख रहे हो आप, Pn अपॉन P0, करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस। तो तुम क्या करते हो, पहले प्राइस के रिलेटिव लिखते हो, और जो प्राइस के रिलेटिव रहते हैं ना, वो तो हमेशा 100 के बेस में होते हैं, तो सीधे उनका सिंपल एवरेज कर देते हो। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे वही सेम एग्जांपल चीज, एग और पोटैटो वाला है आपके सामने। इसी एग्जांपल में अब मैं डायरेक्टली प्राइजेस लेने की बजाय यहां पर मैं उनके प्राइस रिलेटिव्स ले लूंगा, ये 9 के 9 जगह पर। तो पहले जो 98 है उनमें तो सबको 100 मानना पड़ेगा, लेकिन यहां से 1999 से शुरू होगा कहानी,
तो सबसे पहले जो चीज 12 की थी वो 15 रुपए की हो गई, तो प्राइस रिलेटिव कहला गया 125 का। सिमिलरली हम और भी निकाल देंगे, 3.6 अपॉन 3 इंटू 100 दैट इज 120। उसके बाद 6 अपॉन 5 इंटू 100 दैट इज अगेन 120। और उसके बाद फिर आपके पास है 15.6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 दैट इज 130। उसके बाद अगेन आपके पास है 3.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 दैट इज 110। और उसके बाद लास्ट आपके पास है 5.7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 दैट इज 140। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ए बी सी ये आपके पास आ गए प्राइस रिलेटिव। अब बोल रहा है कि देखो ऑलरेडी ये सारी चीजें 100 के बेस में, तो तुम्हें अगर इंडेक्स निकालना है तो ये तीनों का सिंपल एवरेज कर दो। तो 100 100 100 300 300 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 100। फिर यहां भी वही करूंगा दूसरे वाले पार्ट में, 125 120 और 120 ये आ गया 365, और 365 को डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो सिंपल एवरेज आ गया 121.66। सिमिलरली ये वाला भी हो जाएगा 130 110 114 डिवाइडेड बाय 3, तो 354 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 118। तो क्या आप लोगों को ये दो मेथड के बीच में अंतर समझ में आया? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा होता है सर आपका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, जहां पर हम लोग प्राइजेस के रिलेटिव्स निकाल के फिर सिंपल एवरेज निकालते हैं। अब यहां पर सर क्या सब कुछ अच्छा है? सब कुछ तो अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें अच्छी हो गई हैं। जैसे one big advantage of the price relative is that they are pure numbers, they are not in the form of any units. Price index number computed from relatives will remain the same regardless of the units, which means ये method unit test को पास कर देगी। Demerit, in spite of some improvement होने के बावजूद भी this method has a flaw कि ये method क्या करती है, सारे commodity को बराबर इंपॉर्टेंस देती है। बताओ ना, आपने इसको भी 100 इसको भी 100 इसको भी 100 बोला और सिंपल एवरेज निकाला, तो तीनों ही कमोडिटी को बराबर इंपॉर्टेंस दिया गया। लेकिन जरूरी तो नहीं हो कि हमारे लिए तीनों इंपॉर्टेंट हो। मतलब हमें अब फील हो रहा है सर कि अगर आप हर चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आपने मेरे साथ सेंट्रल टेंडेंसी के आखिरी में एक टॉपिक पढ़ा था, when the things are of hierarchical importance, when everything is not of equal importance, in that case I should not use the arithmetic mean, I should use weighted averages। तो यहां पर भी अब वेटेज की जो है जरूरत महसूस हो रही है, और इसी की वजह से अब हमारे सामने आ चुका है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का मैं तुमको एक बेसिक फंडा बताता हूं सबसे पहले, और वो है सर करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय करंट ईयर की बेस ईयर की प्राइस। लेकिन अब करंट ईयर की प्राइस लेते समय तुम किसको वेटेज ले रहे हो? Q0 को वेटेज ले रहे हो तो नीचे भी Q0 ले लो। अगर इसको करंट ईयर की क्वांटिटी को वेटेज ले रहे हो तो करंट ईयर की क्वांटिटी को वेटेज ले लो। अगर दोनों का सम वेटेज ले रहे हो तो दोनों का सम वेटेज ले लो। मतलब यहां पर जो भी मेथड्स हैं वो अपनी बातें बदलेंगी ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज, कि किस चीज को आप वेटेज मान रहे हो। दैट्स इट। जैसे लास्ट पर है, तो लास्ट पर क्या करता है, करंट प्राइस और बेस प्राइस तो रहेगा, लेकिन वेटेज किसको माना है? बेस ईयर की क्वांटिटी को। पाशे ने क्या बोला, नहीं भैया अपडेटेड क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसने करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट माना है। मार्शल एजवर्थ की बात करूं तो उसने ना तो इसको माना ना तो इसको माना, उसने बोला दोनों ही चीज सही है। लेट्स टेक सम ऑफ द क्वांटिटीज एज द वेटेज, सम ऑफ द क्वांटिटीज एट वेटेज। और उसके बाद सर हमारे पास आता है सबसे आखिरी, विच इज फिशर। तो फिशर बोलता है कि मैं ना तुमसे भी सहमत हूं और तुमसे भी सहमत हूं, लेकिन दोनों को मैं गलत भी नहीं बोल सकता। तो मैं एक काम करता हूं, तुम दोनों की जो वैल्यूज आ रही है उसका एवरेज कर देता हूं, लेकिन क्योंकि मैं स्मार्ट हूं, मैं फिशर हूं, मैं स्मार्ट हूं, तो मैं एवरेज भी अच्छा वाला करूंगा। अच्छा वाला मतलब ज्योमेट्रिक मीन। परसेंटेजेस के केस में ज्योमेट्रिक मीन सबसे एप्रोप्रिएट मीन कहलाता है ना, तो लाशपरे और पाशे को मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लाशपरे एंड पाशे इज फिशर। एक और मेथड है, किसको याद है? एक और मेथड है जो आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं दी है, लेकिन एडिशनल क्वेश्चन बैंक में उसके कुछ सवाल दिए हैं सर, उसका नाम है बाउलीज मेथड, BOWLEYS, बाउलीज मेथड। और बाउलीज मेथड में क्या होता है दोस्त, जैसे यहां पर तो लाशपरे और पाशे को मल्टीप्लाई करके रूट निकालते हो ना, बाउलीज में लाशपरे प्लस पाशे को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते। सिंपल एवरेज ऑफ लाशपरे एंड पाशे, डन। ठीक है, अगला ये मास्टर एग्जांपल है। इस मास्टर एग्जांपल की मदद से सर हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मैं ये वाला पूरा फिल कर देता हूं ना,
इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूं ना, तो तुमसे कोई भी प्रैक्टिकल सवाल पूछ लिया जाए वेटेड एवरेज में तो तुमको बन जाएगा, चाहे वो लाशपरे से, पाशे से, किसी से भी पूछ लिया जाए। तो दिस इज वेरी 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 सिंपल। अब सबसे पहले देखो यहां पर जो चीज तुमको दी है इसको तुम क्या बोलोगे, इसको P0 बोलूंगा, इसको तुम क्या बोलोगे Q0 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे PN बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे QN, करंट ईयर। अब तुमको जब लाशपरे पाशे ये सब निकालना है ना, तो तुमको बस देखना है उनका फॉर्मूला क्या है। जैसे यहां पर देखो लाशपरे का फॉर्मूला है PN Q0 P0 Q0, तो मैं निकाल देता हूं PN Q0 P0 Q0। अब आपको कोई टेबल लेवल भरने की जरूरत नहीं है, ये तो जब मैं मेन क्लास पढ़ाता हूं ना तब ऐसा डिटेल में भर देता हूं, बाकी आपको इतना पूरा कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कैलकुलेटर उठाओ, सीधे कैलकुलेटर उठाओ, PN Q0 इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके मेमोरी रिकॉल, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा PN Q0 का। सर 5 इंटू 10 मेमोरी प्लस 20 इंटू 3 मेमोरी प्लस 44 इंटू 2 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 198। P0 Q0 क्या आएगा, P0 Q0 4 इंटू 10 20 इंटू 3 50 इंटू 2 200। अब तुम इसी हिसाब से लाशपरे निकालने जाओगे तो लाशपरे का आंसर आ जाएगा तुम्हारा 198 अपॉन 200 इंटू 100। कितना आ रहा है बेटा, 99 आ रहा है। तो इन द बेस ऑफ 100 तुम्हारा इंडेक्स बन चुका है 99। बहुत बढ़िया सर, 198 डिवाइडेड बाय 200, 190 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो पाशे निकालना है, तो पाशे ने क्या मांगा है PN QN P0 QN, तो पहले PN QN निकालता हूं, उसके बाद P0 QN निकालता हूं, P0 QN। तो PN QN मतलब PN QN और P0 QN मतलब P0 QN। लो भैया कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में, जल्दी से निकाल दो एकदम फटाफट। तो सर ये आ जाएगा 5 इंटू 9 मेमोरी प्लस 20 इंटू 4 मेमोरी प्लस 44 इंटू 2.5 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, द आंसर विल बी 235। और वही अगर मैं बात करूं P0 QN तो वो हो जाएगा सर तुम्हारा 4 इंटू 9 मेमोरी प्लस देन 20 इंटू 4 मेमोरी प्लस then 50 into 2.5 memory plus memory recall, that is 241. तो 235 and 241, so 235 upon 241 into 100, ये तुमको इंडेक्स मिल गया है एज पर द पाशे फॉर्मूला। ठीक है दोस्त, चलो तो 235 upon 241 into 100, आंसर इज कमिंग टू 97.51। ठीक है, अब आता है सर मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ क्या करता है, मार्शल एजवर्थ कहता है कि मुझे ना Q0 और QN दोनों का सम करना है। मैंने बोला ठीक है भाई, तो सिग्मा PN Q0 प्लस QN। तो तुम क्या करो अब कैलकुलेटर में, अब तुम कैलकुलेटर में ये करो कि पहले दोनों क्वांटिटी को जोड़ो और फिर करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं करूंगा 10 प्लस 9 19 इंटू 5 एम प्लस, अगला करूंगा मैं 3 प्लस 4 7 इंटू 20 एम प्लस, उसके बाद 2 प्लस 2.5 इंटू करंट ईयर प्राइस 44 एम प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ रहा है 433। और वही अगर हम निकालने जाएं सिग्मा P0 Q0 प्लस QN, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से क्वांटिटी को जोड़ेंगे लेकिन अब करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेस प्राइस से। तो 10 प्लस 9 इंटू 4 एम प्लस 3 प्लस 4 इंटू 20 एम प्लस 2 प्लस 2.5 इंटू 50 एम प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ रहा है 441। तो 433 एंड 441, बहुत बढ़िया, 433 441 इंटू 100। देखो भाई आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से चेक करो सभी लोग। सर 433 डिवाइडेड बाय 441 इंटू 100, द आंसर इज कमिंग टू 98.18, 98.186 ऐसा कुछ आ रहा है। ये हो गया मार्शल एजवर्थ। अब रही बात फिशर और बाउले, इनके लिए कुछ अलग से नहीं करना है। अगर तुमने लाशपरे पाशे निकाल दिया है तो फिशर निकालने के लिए तुमको करना होगा 99 इंटू 97.51 का स्क्वायर रूट। लो भैया कर देते हैं, तो 99 इंटू 97.51 का स्क्वायर रूट इज कमिंग टू 98.25। ये भी ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। और वही बात है बाउले की, तो बाउले के लिए क्या करोगे तुम, बाउले के लिए कर दोगे 99 प्लस 97.51 डिवाइडेड बाय 2, 99 प्लस 97.51 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 98.255। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, बताइए भाई
क्या इस मास्टर एग्जाम्पल से सारे बच्चों को एक बार पूरा फॉर्मूला रिवाइज हो गया इंडेक्स नंबर का? टेल मी यस और नो क्विकली। हो जाना चाहिए भाई, हो ही जाना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्या पूछ रहा है? लाशपरे पूछ रहा है। निकाल देंगे सर, लाशपरे क्या है? P1Q0 डिवाइडेड बाय P0Q0। तो एक बार इसका मेमोरी, एक बार इसका मेमोरी डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं नहीं करवा रहा इसको भाई। अब ये देखो, लाशपरे दिया है, फिशर दिया और पाशे पूछ रहा है तुमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाशपरे दिया है 110, पाशे मिसिंग है, इंटू करके रूट कर दिया तुमने, वो तुम्हारे फिशर के बराबर आ जाएगा 109। सॉल्व करके देख लेना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 109 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 110, 108। ये आ गया 108। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट। अब ये देखो लाशपरे, इसमें तो मसाला तैयार करके दे दिया, तुमको कुछ करना ही नहीं है। ये रहा सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0, 600/240 खत्म। अगला लाशपरे दिया है, पाशे दिया, अरे कुछ नहीं, 250 और 160 को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, खत्म। ये फिर से तुमको सब कुछ दे दिया, सीधे लाशपरे पूछ लिया, खत्म। फिर आता है सर हमारी आखिरी मेथड, जिसका नाम है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अब नाम से तो ऐसा लगता है कि अभी चौथी मेथड बाकी है, लेकिन असेंशियली जब उसको आप जाके देखते हो ना, तो वो घूम फिर के वो सिर्फ लाशपरे के बराबर ही आ जाती है। इसका मतलब जो मैंने ये चार्ट बनाया था ना, पूरा दिखाता हूं आपको चार्ट। ये जो हमारा चार्ट बना था ओवरऑल मेथड्स वाला, इसमें जो ये वाली मेथड है ना, ये वाला जोन, ये कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि लाशपरे जो आपने पढ़ा है ना, वो सेम टू सेम इसी के बराबर आता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 और उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट ये 2, उसका तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, इन पे सवाल बनते जरूर हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है तो इनको भूल जाओ। देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो ये कि हम मेरिट डीमेरिट पढ़ रहे हैं, पर किसी के डीमेरिट ज्यादा है उसका ये मतलब नहीं कि वो पेपर में नहीं आ सकता। इस बात को समझना, कोई चीज के डीमेरिट बहुत ज्यादा है इसका ये मतलब नहीं वो पेपर में नहीं आता। ठीक है सर, अभी जो मैंने आपको बातें बताई ना, वो मैक्सिमम प्रैक्टिकल पार्ट कवर कर चुके हैं हम लोग। क्या कवर कर चुके हैं? प्रैक्टिकल पार्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इंडेक्स नंबर के साथ ICAI बहुत मजे लेता है। कभी पूरे थ्योरी देता है, कभी पूरे प्रैक्टिकल, कभी मिक्स देता है। तो थ्योरी क्वेश्चन भी जम के आ सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्सरसाइज देखोगे इंडेक्स नंबर की, तो उसमें थ्योरी क्वेश्चंस ही है मैक्सिमम। यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए जो बची कुची थ्योरी है वो भी पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है? देखो भाई, आपने मेरे साथ पढ़ा था कि चेन इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि हमेशा P0 के बेस में रिलेटिव को निकालना। P0 के बेस में मतलब 60/50, 62/50, 65/50। तो सर वो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फिर उसके लिए ये फॉर्मूला निकालने की क्या जरूरत है? नो। यहां जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ये वाला, वो इसलिए दिया हुआ है कि लेटस से कि ये डेटा ना होता, लेटस से कि तुम्हारे पास ये प्राइस का डेटा ना होता, तुम्हारे पास सिर्फ लिंक रिलेटिव का डेटा होता, तो क्या तुम लिंक रिलेटिव के डेटा से चेन रिलेटिव बना सकते हो? द आंसर इज यस, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जैसे किसी भी साल का लिंक रिलेटिव, सॉरी, अगर किसी भी साल का चेन इंडेक्स नंबर निकालना है ना तुमको, तो पहले लिंक रिलेटिव ले लो करंट ईयर का, और पिछले साल के चेन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। जैसे पहला साल, अभी पहला साल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे लिंक रिलेटिव हो चाहे चेन रिलेटिव हो, दोनों सेम रहते हैं। फिर दूसरे साल का लिंक रिलेटिव मान लो तुमको क्वेश्चन में दिया 120। अब अगर तुमको चेन रिलेटिव निकालना है तो तुम क्या करोगे? 120 इंटू 100/100, 120 इंटू 100/100, तो ये आ गया 120। वही जब तुम सेकेंड ईयर में आते हो, ये वाले ईयर में 1993, तो तुम क्या करोगे? चेन इंडेक्स निकालने के लिए लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 120 डिवाइडेड बाय 100। तो वही चीज यहां पर हो रही है, आ जाएगा 124। तो कहने का मतलब ये है, इफ द ओरिजिनल डेटा ऑफ प्राइजेस आर मिसिंग एंड द लिंक रिलेटिव्स आर गिवन, you can complete your table of chain relative without having this. Just by using this you can do it, but for that you need to remember this formula. Directly practical question आने का chances इसमें बहुत कम है। जनरली अगर आया भी है तो थ्योरी क्वेश्चन आया कि बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ध्यान रखना, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव और पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स, दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन 100, दैट इज द फॉर्मूला। फिर आता है क्वांटिटी। भाई जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर होते हैं वैसे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी होते हैं। सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का इंडिया का? यस, IIP इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्वांटिटेटिव आउटपुट देखा जाता है। ठीक है, अगला वैल्यू इंडाइसिस। अभी वैल्यू इंडाइसिस में किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि करंट ईयर की प्राइस
और बेस ईयर की प्राइस तो PNQN P0Q0, तो इसमें तो कोई डाउट रहता ही नहीं है, ये भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इससे। अब आती बात लिमिटेशन की, सर इंडेक्स नंबर की कोई लिमिटेशन है? हाँ है ना। सबसे पहले एरर हो सकता है क्योंकि सैंपलिंग यूज करते हो तुम भाई, पॉपुलेशन और सैंपलिंग में तो एरर हो सकता है ना, प्रोबेबल एरर। इट गिव्स ब्रॉड ट्रेंड नॉट द रियल पिक्चर, तो भाई सही तो है, अगर तुम सैंपल के बेसिस पर इंडेक्स निकाल रहे हो तो एक ब्रॉड ट्रेंड देगा ना। अब जैसे निफ्टी है, निफ्टी तो निफ्टी पूरे इंडिया के सारे शेयर थोड़ी लेता है, निफ्टी सिर्फ और सिर्फ टॉप 50 शेयर लेता है, लेकिन वो टॉप 50 का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है ना कि वो इकोनॉमी को शो करता है। हालांकि एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि तुम एग्जैक्टली इकोनॉमी इतनी ऊपर नीचे हो रही है, वो तो सबके शेयर को इंक्लूड करके होगा, लेकिन निफ्टी से एक मोर और लेस ब्रॉड आइडिया लग जाता है। नाउ सर इंडेक्स नंबर की इतनी सारी मेथड है ना कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में, ये बात बिल्कुल सही है, इस वाले लिमिटेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूं। नाउ यूजफुलनेस, सर इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल है डिफ्लेटिंग के लिए। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो डिफ्लेटिंग समझेंगे। आज तुम्हारी सैलरी जितनी भी बढ़ी है तो क्या वो महंगाई को कवर कर पा रही है? ये तुम इंडेक्स नंबर से चेक कर सकते हो। फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, अब देखो भाई क्या होता है कि इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस जो है आपका, उसमें सूटेबल पॉलिसीज अगर आपको बनानी है तो इसीलिए तो गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर बनाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर क्यों बनाता है? क्योंकि गवर्नमेंट को समय समय पर पॉलिसीज बनानी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। उसके बाद आता है दे रिवील ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज इन मेकिंग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। तो अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बनाने हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन नया प्रोजेक्ट लाते हैं, नया बिजनेस लाते हैं, नई ब्रांच लाते हैं, तो उसके पहले ट्रेंड्स और टेंडेंसीज देखते हैं कि इस जगह पर लोगों ने जब नया नया बिजनेस डाला तो किस हिसाब से उनकी डिमांड अप या डाउन हुई थी। तो ये सारी चीजों में इंडेक्स नंबर आपको बहुत यूज करता है। ठीक है, एक चीज होती है टाइम सीरीज एनालिसिस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में भी इंडेक्स नंबर आपको बहुत हेल्प करता है। हालांकि टाइम सीरीज करके पूरा टॉपिक हुआ करता था मई 21 से पहले तक, फिर नवंबर 21 से वो डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। ठीक है, तो अब वो टाइम सीरीज अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना होता, लेकिन वहां भी इंडेक्स का काफी यूज होता था बस। ठीक है, फिर आता है डिफ्लेटेड वैल्यू। अब डिफ्लेटेड वैल्यू जो है क्या होती है मैं बताता हूं आपको। 1970 में आपका इंडेक्स नंबर है 114.1 और करंट प्राइजेस के हिसाब से जो आपका जीडीपी है वो है 17499, लेकिन ये रियल जीडीपी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जीडीपी होता है ना, जीडीपी कैसे निकलता है? द टोटल ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, परचेजेस एंड सेल्स, ठीक है, अक्रॉस द नेशन, तो पूरा वो आउटपुट दिखाता है आपका जीडीपी। लेकिन जब महंगाई बढ़ जाती है तो महंगाई का इफेक्ट भी जीडीपी में आ जाता है, क्योंकि भाई चीजें महंगी हो गई तो ऐसा आपको लगेगा कि जीडीपी बढ़ गई, पर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट अगर हटाना है जीडीपी में से तो करंट प्राइसेस के हिसाब से जीडीपी इतनी है, लेकिन रियल जीडीपी कैसे निकालोगे? तो मैंने बोला करंट प्राइसेस लूंगा, उसको करंट वाले इंडेक्स से डिवाइड करूंगा 113.1 और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा? इससे 13% डाउन हो जाएगी वैल्यू, तो पता चल जाएगा कि रियलिटी में कितना जीडीपी बढ़ा है प्राइस का इंपैक्ट हटा के। तो 7499 डिवाइडेड बाय 113.1 इंटू 100, आंसर इज 6630, और वही यहां पर रियल दिया हुआ है। ये जो तुमने करंट प्राइसेस से चीजों को रियल प्राइसेस में लेके आए हो ना, इसी को बोलते हैं डिफ्लेटिंग। और तुम देखोगे तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया है जो ऊपर लिखा हुआ है, करंट वैल्यू 7499 डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स, ये रहा, इनटू बेस प्राइस इंडेक्स 100, खत्म। ठीक है, चलो शिफ्टिंग वर्ड बहुत इजी है सर। क्या होता है, समय समय पे हमको बेस को शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि बेस बहुत पुराना हो जाता है। अब एक इंडेक्स नंबर चलता आ रहा था, अब तुम 1991 तक तो आ गए हो, अब तुमको लग रहा है कि यार अब ना मेरे को 1980 बेस नहीं रखना है, अब मुझे 1990 बेस बनाना है, मतलब मैं बेस अपडेट करना चाहता हूं, बेस ईयर 1990 करना चाहता हूं। तो जो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स था 1980 उसका बेस था, तो उसकी वैल्यू उस समय 100 थी। अब अगर तुम बेस को अपडेट कर दोगे तो अब 1991 की वैल्यू को तुमको 100 बनाना पड़ेगा ना, सॉरी 91 नहीं है, 1990 को तुम नया बेस बनाना चाहते हो, तो 1990 की वैल्यू जो है उसको तुम 100 बनाना चाहोगे। ठीक है, 1990 की वैल्यू को तुम 100 बनाना चाहोगे। अब एक बात बताओ, 140 को अगर तुम 100 बना दोगे तो फिर 131 को क्या बनाओगे, 125 को क्या बनाओगे, 117 को क्या बनाओगे? उसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। कि शिफ्टिंग की वजह से जो तुम्हारा ओल्ड वैल्यूज है, ओल्ड वैल्यूज उनको भी अपडेट करना पड़ता है।
ये कैसे अपडेट करते हैं वो ये फॉर्मूला बताता है हमको। तो जैसे मान लो 131 है, तो 140 अगर 100 बन गया है तो 131 कितना बनेगा, तो मैं बोलूंगा 100 140 को बनाया गया है तो 131 को क्या बनाया जाएगा, चेक करिए। 100 अपॉन 140 इंटू 131, द आंसर इज 93.57। वही तो यहां लिखा हुआ है 93.6, 93.6 मतलब 93.57। बाकी देखो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर इट विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, ये रहा, इंटू 100 इंटू 100 मैंने 100 पहले ले लिया इस तरीके से, पर फॉर्मूला वही है। पर मैं तो बोलता हूं यूनिटरी मेथड लगा दो, फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है काजल, बिल्कुल सही बात है, सुपर। चल फिर एक वर्ड होता है स्प्लाइसिंग। शिफ्टिंग वर्ड तो तुमने समझ लिया, अब तुमको मैं बताता हूं स्प्लाइसिंग वर्ड का मतलब। तो स्प्लाइसिंग वर्ड का मतलब सिमिलर टू शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग में एक ही इंडेक्स नंबर होता है, उसी में एक पुराना बेस ईयर को चेंज करके नया बेस ईयर बनाया जाता है। लेकिन स्प्लाइसिंग में क्या होता है, आपका एक ओल्ड प्राइस इंडेक्स है, एक न्यू प्राइस इंडेक्स है, आप दोनों को मर्ज कर रहे हो। तो ये वाला इंडेक्स आपने यहां आके डिसकंटिन्यू कर दिया था और इस वाले साल से आपने न्यू इंडेक्स चालू कर दिया, तो यहां पर आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। लेकिन बाद में आपको ऐसी जरूरत महसूस हुई कि यार मुझे पुराना डेटा भी चाहिए, 1995 के पीछे का डेटा भी चाहिए मुझे, तो क्या करूं, तो एक काम करो, पुराने वाले इंडेक्स को इसके साथ मर्ज कर दो। अब रही बात ये वैल्यू लाने की, सेम फॉर्मूला, इसलिए स्प्लाइसिंग में फॉर्मूला नया नहीं दिया हुआ है, फॉर्मूला सेम होगा। तो शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग करने का फॉर्मूला सेम है, पर अप्रोच अलग अलग है। कि शिफ्टिंग में क्या होता है, सेम इंडेक्स चल रहा है, और स्प्लाइसिंग में दो डिफरेंट इंडेक्स आपस में मर्ज होते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। फिर सबसे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन आता है ये 4 पार्ट में से, टेस्ट ऑफ एडिकेसी। सबसे पहला सवाल तो यही आ गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिकेसीज आर देयर, 1 2 3 4। अब एक एक टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट मतलब कि यार यूनिट्स को चेंज कर देने से इंडेक्स में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को छोड़ के बाकी सारे इस टेस्ट को पास कर देते हैं। वही लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑल अदर फॉर्मूला सेटिस्फाई दिस टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है, अगर मैं 2005 से 2006 का इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूं, या उल्टा कर दूं कि 2006 को बेस मान दूं और 2005 को करंट मानूं, तो P01 और P10 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर आना चाहिए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट ना तो सिंपल एग्रीगेटिव फॉलो करता है, ना तो प्राइस रिलेटिव फॉलो करता है, ना तो लाशपरे करता है, ना तो पाशे, ओनली फिशर इंडेक्स नंबर इसे सेटिस्फाई करता है। तो है क्या ये मेथड, सर इट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ मेथड विल वर्क बोथ वेज। बोथ वेज मतलब 1 से 0, 0 से 1। इन अदर वर्ड्स टू इंडाइसेस शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो 0 1 और 1 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। तो लाशपरे नहीं करता, पाशे नहीं करता, तो सेटिस्फाई करता कौन है, बट फिशर डज, मतलब फिशर इसे सेटिस्फाई करता है। ये आपके सामने उसके न्यूमेरिकल पॉइंट बने हुए हैं। फिर आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का कहना यह है कि अगर एक सेम सेट ऑफ डेटा पर मैं प्राइस इंडेक्स निकालता हूं, थोड़ा सा झोंका आया था क्या, तो एक सेम सेट ऑफ डेटा पर अगर मैं प्राइस इंडेक्स निकालता हूं और क्वांटिटी इंडेक्स निकालता हूं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। तो ये वाली मेथड जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ फिशर सेटिस्फाई करता है, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करता कि प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स के बराबर आए। बाकी कोई भी मेथड करोगे तो एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि फिशर बड़ा स्मार्ट है और फिशर ने लाशपरे और पाशे का एडवांटेज लेके खुद ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लिया, तो सारी जगह पर वो सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन फिर आता है तुम्हारा सबसे आखिरी वाला टेस्ट, ये कोई सेटिस्फाई नहीं करता। तो सर्कुलर टेस्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। दिस प्रॉपर्टी इनेबल्स अस टू एडजस्ट द इंडेक्स वैल्यूज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड विदाउट रेफरिंग टू ईच टाइम टू द ओरिजिनल बेस। बोले यार एक बेस को बेस मत बनाओ, हम चेंज करते रहेंगे और आंसर में अंतर नहीं आना चाहिए। तो दिस टेस्ट इज नॉट मेड बाय लाशपरे, नॉट मेड बाय पाशे, इवन नॉट मेड बाय फिशर आइडियल। तो फिशर भी सिर्फ पहले 3 टेस्ट को ही सेटिस्फाई करता है। तो सर फिर चौथे टेस्ट को सेटिस्फाई कौन करता है, चौथे टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं हमारे सिंपल ज्योमेट्रिक मीन और प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव मीन विद प्राइस। सर लेकिन आपने ये वाली मेथड्स तो पढ़ा ही नहीं है, तो ये मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मेथड सिर्फ इस वाले पॉइंट पर डिस्कशन के लिए दिया हुआ है।
इसको छोड़ के कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर आता है सर एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन का इंडेक्स। वो कैसे निकाला जाता है? तो देखो क्या होता है, फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, हाउस रेंट हो गया, फ्यूल हो गया, लाइटिंग हो गया, इन सब के अलग अलग इंडेक्स निकालते हैं कि लाइटिंग कितनी महंगी हो गई, फ्यूल कितना महंगा हो गया, फूड कितना महंगा हो गया। अगर आप देखोगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा, तो आपको अलग अलग इंडेक्स मिलेंगे। और जब फाइनल सीपीआई निकाला जाता है तो ये सारे जो ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स, इनका वेटेड एएम कर दिया जाता है। ये भी वहां दिखेगा कि किस चीज में आपने कितना वेटेज लिया है। जैसे फ्यूल को 8% वेटेज दिया है, फूड को 23% वेटेज दिया है, तो वो कहलाता है आपका सीएलआई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो आपका चाहे डब्ल्यूपीआई हो चाहे सीपीआई, वो दोनों इसी अप्रोच से निकलते हैं, जहां पर पहले हर ग्रुप का इंडेक्स निकलता है, फिर सारे ग्रुप्स का वेटेड अरिथमेटिक मीन किया जाता है टू गेट द फाइनल इंडेक्स वैल्यू। ठीक है सर, तो इसके साथ हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पीवाईक्यू से आपको दिखा देता हूं। अगर आपका इंडेक्स जो है वो 2008 में 225 था और 2004 उसका बेस ईयर था, तो इतने सालों में कितना परसेंट बढ़ गया? सर 100 वाली चीज अगर 225 हो गई, मतलब 125% से इंक्रीज हुई है। गलती से बी मत टिक कर देना। अब ये देखो 2015 और 2018 में इंडेक्स नंबर था 97.5 और 115। एक वर्कर की सैलरी 2015 में थी 19,500, तो 2018 में उसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब ना हो, मतलब उसका परचेजिंग पावर कम ना हो? तो मैंने बोला देखो भाई, जिसकी सैलरी 19,500 थी उस समय पर इंडेक्स हुआ करता था 97.5। अब वो इंडेक्स बढ़ के हो गया 115, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से सैलरी बढ़ के कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द न्यू सैलरी? सर न्यू सैलरी होनी चाहिए 19,500 डिवाइडेड बाय 97.5 इंटू 115, सर 23,000। सर लेकिन 23,000 तो ऑप्शन में ही नहीं बेटा, आपसे उन्होंने एडिशनल सैलरी पूछी है कि 19,500 में एक्स्ट्रा कितना ऐड हो जाना चाहिए कि नई सैलरी आ जाए। तो इट शुड बी 3,500 विच इज ऑप्शन सी। इट शुड बी 3,500। नाउ 1970 इंडेक्स विथ 1965 इज 200, मतलब 1965 में कोई 100 रुपए जो होंगे तो 1970 में जाके 200 रुपए हो गए, और 1965 का इंडेक्स विथ 1960, तो 60 से 65 में 1.5 गुना महंगाई बढ़ी थी। तो बताओ व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ 1970 टू 1960? तो देखो भाई 1960, 1965 और 1970, यहां के 100 रुपए यहां आके 200 हो गए, नहीं 150 हो गए, ऐसे ही बोला ना, 165 इंडेक्स विथ 60, और यहां के 100 रुपए, यहां के 100 रुपए 1965 के 100 रुपए 1970 में 200 हो गए, मतलब यहां पर इंडेक्स 1.5 टाइम्स बढ़ा है, यहां डबल हुआ है। तो अब तुमसे डायरेक्टली 60 से लेके 70 तक का इंडेक्स पूछ रहा है कि डायरेक्टली 60 से 70 का इंडेक्स क्या होगा? तो डायरेक्टली 60 से 70 का इंडेक्स होगा कि 60 में जो चीज 100 रुपए है वो यहां आते आते तक 150 होगी, और यहां से वहां जाते तक 150 भी डबल हो जाएगा, 300 बन जाएगी। वही आपका इंडेक्स हो जाएगा 300 ऑन द बेस ऑफ 1970। तो ये अगर हम लोग ऐसे चार्ट से करते हैं तो तुरंत हो जाता है, बाकी फॉर्मूला सोचने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ मैं इंडेक्स नंबर को यहां पर समाप्त करता हूं। उसकी एक्सरसाइज ए आप लोग कर सकते हो, थ्योरी एक्सरसाइज है। अब हम चालू करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। तो समय कितना हो चुका है? 12:40 हो गए। कैसे हो भाई तुम लोग? मौका है कुछ खास, दिखा जलवा, दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा, दिखा जलवा, तारों को अकड़ लैंड दे, तेज तूफा को जकड़ लैंड दे। क्या बोलोगे आगे? आज पट्टे चख लैंड दे, आज पट्टे चख लैंड दे। ठीक है सर, ओके। हो तो गया सॉन्ग भाई, हो तो गया सॉन्ग। तो इंडेक्स नंबर हम लोगों ने एकदम क्विकली रिवाइज कर लिया, जैसा कि मैंने बोला था आधे घंटे 40 मिनट में इंडेक्स नंबर हो जाएगा। अब बारी है लीनियर इनइक्वालिटी की। अब लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो एक नंबर का आता है, इसलिए मैं यहां पर सुपर फास्ट स्पीड रखूंगा। छोटा चैप्टर है लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बाकी अगर लीनियर इनइक्वालिटी डिटेल में देखना हो तो 1-2 घंटे का वन शॉट रिवीजन तो है ही, अभी तो क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन। ठीक है, चलो, बाकी वन शॉट में तो मैंने करवाया ही है पूरा का पूरा। ओके, लीनियर इनइक्वालिटी। सर इनइक्वालिटी क्या होता है? देखो, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है
इनइक्वालिटी में तुम्हारे पास लेस देन का, मोर देन का, लेस देन इक्वल का, मोर देन इक्वल का साइन होता है। तो कोई भी ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां पर अदर देन इक्वल के साइन हो वो कहलाता है इनइक्वालिटी। अब उसमें भी अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है, तो जैसे इक्वेशन के अंदर लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, वैसे इनइक्वालिटी में भी अगर डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 मतलब x का या y का हाईएस्ट पावर 1 होगा, तो वो लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगा। जब हम इक्वेशंस पढ़ते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो आंसर मिलता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। लेकिन जब हम लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमको एक सिंगल आंसर नहीं मिलता, हमको एक रेंज ऑफ आंसर मिलती है। तो उस रेंज ऑफ आंसर को हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, उस रेंज ऑफ आंसर को हमको बोलना पड़ता है सॉल्यूशन स्पेस। हमेशा लीनियर इनइक्वालिटी के आंसर्स को ग्राफ में दिखाना पड़ता है, क्योंकि उसका कोई सिंगल आंसर नहीं होता, उसका एक रीजन, एक स्पेस आंसर होता है। तो ये वर्ड हो गया सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है सर। अब देखो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, अगर तुम्हारे पास छोटी सी चीज आती है कि भाई x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो नंबर लाइन में 0 से राइट में जाना है। अगर तुम्हारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 0 दिया है, तो ये तो समझ में आ गया कि लेफ्ट में आना है, लेकिन यहां पर तुम 0 को टच नहीं कर रहे थे और यहां पर तुम 0 को टच करोगे बिकॉज यहां पर लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। तो कहां टच होना चाहिए 0, कहां नहीं होना चाहिए, वो आपको इससे समझ में आएगा इक्वल के साइन से। फिर हम लोग आते हैं सर प्लेन में। प्लेन में मतलब 2 डायमेंशन, अभी तुम 1 डायमेंशन में थे, नंबर लाइन इज अ 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब एक्स और वाई दोनों आ गए। सो अगर दो वेरिएबल हैं तुम्हारे इनइक्वालिटी में, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम्हारे को एक्स एक्सिस भी बनानी पड़ेगी और वाई भी। अब देखो, अगर तुमसे बोला जाए एक्स मोर देन 0, इसका मतलब एक्स एक्सिस में राइट साइड की तरफ शेड करना है, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन स्पेस हो गया। एक्स एक्सिस में राइट की तरफ की शेडिंग सॉल्यूशन स्पेस हो गया। लेकिन मैंने इसको एक्सिस के साथ टच नहीं किया। क्यों टच नहीं किया? क्योंकि मोर देन है, मोर देन इक्वल नहीं है, सिर्फ मोर देन का साइन है, इसलिए मैंने ये गैप छोड़ दिया है। वही अगर मैं तुमसे बात करूं एक्स मोर देन इक्वल टू 0 की, तो यहां पर मैंने गैप नहीं छोड़ा क्योंकि यहां इक्वल का साइन है। फिर देखो एक्स भी मोर देन 0 और वाई भी मोर देन 0, तो अब तुम नीचे भी नहीं आ सकते, तुम्हारी वाई एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में रहोगे तुम। तो अब तुमने नीचे शेड नहीं किया, सिर्फ इसको शेड किया है। इसे हम लोग प्यार से फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर किसी को क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वाड्रेंट 1 इसको बोला जाता है, क्वाड्रेंट 2 इसको बोला जाता है, क्वाड्रेंट 3 इसको बोला जाता है, क्वाड्रेंट 4 इसको बोला जाता है। यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है। अब यहां पर भी जब मोर देन के साथ इक्वल के साइन लग गए ना, तो देखो जो गैप थे वो खत्म हो गए, टच हो गया तुम एक्सिस के साथ। अगला नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल आएगा तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं? सर लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, जैसे कि ये सवाल आता है, एक एग्जांपल देता हूं, समझा देता हूं सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो सर तुम क्या करते हो, इसके पॉइंट्स निकालते हो। मतलब ये मानते हो कि मान लो अगर इसको लाइन फॉर्म में बनाया जाए, मान लो इसको लीनियर इक्वेशन बनाया जाए, तो ये कैसी लाइन बनेगी? तो मैंने बोला 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब तुमको बताना है कि अगर ये लाइन तुम्हें ग्राफ में ड्रॉ करनी है तो ग्राफ में तुम्हारे पॉइंट्स क्या होंगे। तो मैंने बोला एक बार x को 0 मानते हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक बार y को 0 मानते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर पॉइंट्स की बात करूं मैं, तो एक पॉइंट हो जाएगा 0,6 और एक पॉइंट हो जाएगा 2,0। अब ये दोनों चीजों को तुमको जोड़ना है, तो तुमने बना दी एक इक्वेशन, ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ में तुमने एक्स एक्सिस में रखा है 1 2 3 और वाई एक्सिस में रखा तुमने 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब तुम इनको जोड़ोगे, चलो सर जोड़ लेते हैं। तो पहला है 0,6, 0,6 मतलब यहां आएगा, और दूसरा है तुम्हारा 2,0 वो यहां आएगा। फिर दोनों को आपस में ऐसे लाइन बना देना। तो ये जो तुम्हारी इक्वेशन बनी है ना, ये कहलाएगी 3x + y = 6। पर क्या आंसर मिल गया है? नहीं, आंसर मिला नहीं है। अब हमें ये लेस देन वाले साइन का ट्रीटमेंट करना है। तो इनका ये कहना है कि 3x + y की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, मतलब लेस देन का साइन y की तरफ भी और x की तरफ भी है। तो आपकी शेडिंग जो है ना, वो भी लाइन के लेफ्ट में या नीचे होनी चाहिए। अब लेफ्ट में या नीचे क्यों?
लेफ्ट में इसलिए क्योंकि x लेस देन के साइड है, और y में नीचे इसलिए क्योंकि y लेस देन है। तो y बोलता है कि अगर y की तरफ लेस देन का साइन हो तो नीचे शेडिंग करना, y की तरफ मोर देन का साइन हो तो ऊपर शेडिंग करना। x बोलता है कि x की तरफ लेस देन का साइन हो तो लेफ्ट में शेडिंग करना, और x की तरफ मोर देन का साइन हो तो राइट में शेडिंग करना। तो यहां तो दोनों ही तरीके से यही आ रहा है, बस इसी को शेड करना सही रहेगा। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अच्छा, ग्राफ इज द आंसर। यस, ग्राफ इज द आंसर, बिल्कुल सही समझा आप। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे पास इस तरह का सवाल आता है। जब इस तरह का सवाल आता है जिसमें कोई एक कोऑर्डिनेट तुम्हारा नेगेटिव है ना, तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा, जब तुम इसका फाइनल जजमेंट करोगे तब तुम y को उस तरफ ले जा लेना जहां वो पॉजिटिव हो जाए, तब जाके सही आंसर्स आएंगे। इसका ग्राफ तुम कुछ भी बनाओ चलेगा, लेकिन जब तुम फाइनल डिसीजन लेने जा रहे हो ना कि किस तरफ शेडिंग करनी है, तो उस समय कोएफिशिएंट x और y के पॉजिटिव होने चाहिए। अब x का तो ऑलरेडी पॉजिटिव था तो उसकी जगह मैंने नहीं बदली, लेकिन y का नेगेटिव था इसलिए उसको इस तरफ लेके आ गया। तो जो भी तुम्हारी लाइन वाइन बनी होगी ना, जो भी तुम्हारी लाइन बनी होगी, यहां बोल रहा है x लेस देन और y मोर देन, तो इस तरफ शेडिंग होगी तुम्हारी, इसमें y ऊपर हो गया और x लेफ्ट में हो गया, लाइक दिस। चलो नाउ फिर तुम्हारे पास दिया हुआ ये, मतलब अब मैं एग्जांपल सारे नहीं करवा रहा हूं। अच्छा, फिर एग्जांपल 4 देखो, यहां पर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी दी हुई है, एक नहीं एक से ज्यादा इनइक्वालिटी दी हुई है। ऐसे केस में आप क्या करते हो? तो ऐसे केस में आपको एक जनरल बता देता हूं मैं कि क्या करते हैं हम लोग। सर ऐसे केस में जैसे मान लीजिए ये x इक्वल्स टू 6 की लाइन आपकी बनेगी यहां पर, लाइक दिस, और y इक्वल्स टू 7 की लाइन बनेगी यहां पर, और मान लो x प्लस वाई 12 की लाइन बनेगी यहां पर। तो सब में लेस देन लेस देन लेस देन लिखा हुआ है ना, तो इसकी शेडिंग अंदर होगी, इसकी शेडिंग नीचे होगी, और इसकी शेडिंग जो है तुम्हारी, कहां गई ये वाली लाइन, ये वाली शेडिंग लेफ्ट में होगी। तो तुमको अगर कॉमन एरिया निकालना है, तुम्हारा कॉमन एरिया ये वाला कहलाएगा, ये वाला जिसमें सबकी शेडिंग ओवरलैप हो रही हो, ओवरलैप, इसको हम लोग बोलते हैं सर कॉमन रीजन। कॉमन रीजन, कॉमन रीजन मतलब अगर एक सवाल में एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी है तो उनकी सबकी शेडिंग जहां कॉमन आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं सर कॉमन रीजन। फिर इसका आंसर देना है तो कैसे दिया जाता है? इसका आंसर दिया जाता है पॉइंट्स के फॉर्म में, कि भाई हमारा जो कॉमन रीजन आया है वो इन 1 2 3 4 5 पॉइंट से घिरा हुआ है। जैसे ये 0 0 हो गया, उसी तरह ये पॉइंट भी कुछ होगा, ये पॉइंट भी कुछ होगा, ये पॉइंट जैसे 0,6 हो गया है ना, ये जैसे तुम्हारे पास हो गया 7,0 हो गया। तो इस तरीके से क्या, इसको तुम बोलते हो कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन को ऐसे पॉइंट्स के थ्रू दिखाया जाता है कि ये कॉमन रीजन कौन से पॉइंट से घिरा हुआ है। पर ऐसा कब करना है? जब एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है दोस्त, चलेगा? चलो नाउ 4 टाइप की बेसिकली प्रॉब्लम आती है लीनियर इनइक्वालिटी से, और जनरली इजी वाली ही आती है कि वर्ड प्रॉब्लम दी होगी उसको इनइक्वालिटी का फॉर्म दे दो, या फिर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दी है उसको ग्राफ बना दो, या फिर ग्राफ दिया उसको इनइक्वालिटी बना दो, या तो फिर इनइक्वालिटी से सॉल्यूशन स्पेस के पॉइंट्स निकालो। तो सबसे टफ तुम्हारा ये 4th वाला कहलाता है, सबसे इजी ये वाला कहलाता है, और ये दोनों एवरेज लेवल के सवाल हैं, लेकिन मेजॉरिटी में यही पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट कर लिए ना, तो मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया हमारा। एम्प्लॉयर रिक्रूट कर रहा है एक्सपीरियंस पर्सन को और फ्रेशर को भी अपनी फर्म के लिए, और चाहता है कि ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। तो एक्स का मतलब है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर, वाई का मतलब है नंबर ऑफ फ्रेशर वर्कर, और दोनों का टोटल 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 9 या उससे कम होना चाहिए। तो x प्लस वाई should be less than equals to 9. x is more than 0, y is more than 0, x plus y is less than equals to 9. ठीक है सर, x plus y is less than equals to 9, no problem. अगला, on an average experienced person does 5 units of work and fresher does 3 units of work, और हम चाहते हैं कि कम से कम एक दिन में 30 यूनिट्स बने। तो समझो यार, x का मतलब नंबर ऑफ फ्रेशर वर्कर, एक्सपीरियंस वर्कर, अगर वो एक दिन में 5 यूनिट बनाते हैं तो एक दिन में 5x यूनिट बनेंगी। क्यों? एक वर्कर 5 यूनिट, तो x वर्कर कितने यूनिट बनाएंगे? 5 into x। सिमिलरली ये जो फ्रेशर बनाएंगे वो बनाएंगे कितना? 3y। तो 5x प्लस 3y की जो टोटल वैल्यू है
वो 30 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 बोला है ना, तो 30 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप ये इसके बारे में कुछ बता नहीं रहे हो यार, x का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन और y भी नंबर ऑफ पर्सन है, तो नंबर ऑफ पर्सन कभी 0 से कम तो नहीं हो सकते ना, तो 0 या उससे ज्यादा ही होंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती ना, उस चीज को शो करने के लिए एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है, अच्छी चीज है ये। नाउ नेक्स्ट, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये वाले सवाल में। सो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कंपनी के, उसके हिसाब से एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय not more than 5 experience hands to 1 fresher and this fact can be expressed as। तो कंपनी ने ये नियम बनाया है, कंपनी ने ये नियम बनाया है कि एक फ्रेशर के अगेंस्ट में 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने चाहिए। तो अगर ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो इनका ये कहना है एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेशर 1। तो अगर आपने एक फ्रेशर रखा है, आप 3 एक्सपीरियंस रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक फ्रेशर रखा है, आप 4 एक्सपीरियंस रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने एक फ्रेशर रखा है 5 रखोगे, दैट इज द लिमिट। अब अगर आप एक रखते यहां 6 रख दोगे ना, दैट इज द प्रॉब्लम। इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू वो 5 टाइम्स ऑफ y से छोटी या बराबर चलेगी, लेकिन बड़ी नहीं चलेगी। तो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर की वैल्यू नंबर ऑफ फ्रेशर के 5 गुना से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। हो गया आंसर। इस तरीके से एग्जांपल लेके समझ सकते हैं सर, लेकिन यहां तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अरे दिया है बेटा, देखना पड़ता है। x अपॉन 5 लेस देन इक्वल्स टू y, या फिर y इज मोर देन इक्वल्स टू x बाय 5, ऐसा भी बोल सकते हो। तो y इज मोर देन इक्वल्स टू x बाय 5, तो था वही चीज, बस घुमा फिरा के कई बार दिया होता है ऑप्शन में। ठीक है दोस्त, ओके। एक और नियम दिया हुआ है, द यूनियन फॉरबिड्स एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेशर 1। फिर से वही बात बोल रहा है, मान लो ये फ्रेशर है, मान लो ये एक्सपीरियंस है, तो बोल रहा है फॉरबिड्स मतलब नॉट अलाउइंग, नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय लेस देन 2 पीपल टू 1 फ्रेशर। अगर एक फ्रेशर रखा है, कम से कम 2 एक्सपीरियंस होने चाहिए, 3 रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक के अगेंस्ट में एक नहीं चलेगा, एक के अगेंस्ट में एक नहीं चलेगा। मतलब x की वैल्यू जो है 2 टाइम्स ऑफ y से बराबर या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो 2 से कम नहीं रखना है आपको। अगर एक फ्रेशर है तो 2 से कम एक्सपीरियंस नहीं होने चाहिए, 2 फ्रेशर है तो 4 से कम नहीं होने चाहिए। मतलब x की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ y से बड़ी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, उससे छोटी नॉट अलाउड। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? x बाय 2 मोर देन इक्वल्स टू y, तो y इज लेस देन इक्वल्स टू x बाय 2, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसको लगा सकते हो तुम, ठीक है। और बस y की तरफ लेस देन का साइन तो यही है, बाकी यहां तो y की तरफ मोर देन का साइन है, यहां भी y की तरफ मोर देन का साइन है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर डी को नहीं कर सकते क्या? डी को, डी तो आपके इससे मैच कर रहा है। नहीं बेटा, डी में यहां पर साइन देखो ना कौन सा लगा हुआ है, और हमने तो इक्वल का साइन लगाना है वहां पर। ठीक है दोस्त, चलो नो प्रॉब्लम। अब देखो सर, ये जो मैंने दूसरा पैटर्न बताया था आपको, अभी तक कौन सा पैटर्न बताया मैंने कि आपको लैंग्वेज दी हुई और इनइक्वालिटी बनाना है। अब आपको इनइक्वालिटी दी और ग्राफ बनाना रहेगा। तो ये वाली इनइक्वालिटी देखो, x प्लस वाई लेस देन 9, जब तुम इसको ग्राफ में दिखाओगे इस इक्वेशन को, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 9 आएगी, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 9 आएगी। तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट होंगे 0,9, 9,0। दूसरी बात, लेस देन का साइन है तो लेफ्ट की तरफ शेडिंग होगी, तो ये वाली लाइन सही है, ये वाली लाइन भी सही है, ये वाली लाइन भी सही है, लेकिन तीनों में शेडिंग कहां सही हो रही है? शेडिंग सिर्फ यहां सही हो रही है। देखो ना, डायग्राम तीनों बराबर हैं, 0990, 0990, 0990, लेकिन शेडिंग सिर्फ एक ही जगह पर सही है, लेफ्ट की शेडिंग। अगला, द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी ऑफ दिस वन। अब इसमें भी वही वाली बात है सर, अगर आप x की जगह 0 लेते हो तो y की जगह 30/5 6 आएगा, y की जगह 0 लेते हो तो x की जगह 10 आएगा। तो 0, 6,
और 10 0, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 0 6 और 10 0, या उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन यहां भी तीनों डायग्राम सेम बने। ये क्या बोल रहा है, साइन क्या बोल रहा है, साइन बोल रहा है मोर देन, तो एक्स के राइट में शेडिंग करनी, राइट में शेडिंग मतलब इस तरफ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस ये शेडिंग ही तो ढूंढना होता है दोस्त, कोई बहुत भारी काम थोड़ी है, ओनली शेडिंग यू हैव टू सर्च इट, नथिंग एल्स, ठीक है। चलो, तो ये सिमिलर टाइप के सवाल हमने कर लिए। फिर ये वाला देखो आप, y इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2x, y इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2x। अब इस तरीके की जो इक्वेशन होती है ना, इसमें अगर मैं ऐसा बोल दूं y इज इक्वल्स टू x/2, तो अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y भी 0 आ जाएगा, y की जगह 0 रखूंगा तो x भी 0 आ जाएगा। तो एक तो हो गया आपका ओरिजिन। अब ओरिजिन अकेले से थोड़ी पता चलेगा कि लाइन कैसी बनेगी, और भी कुछ लेना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, x की जगह 2 लग के देख लेते हैं, तो y की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,1। तो एक हो गया 0,0, एक हो गया 2,1। तो ये तो गलत ही दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन तो बन नहीं सकती। ये भी गलत दिख रहा है, क्योंकि 2,1 तो यहां कहीं लाइन पॉइंट आता है, इसमें है ही नहीं वो पॉइंट। ये दोनों डायग्राम सही लग रहे हैं, ये दोनों डायग्राम सही लग रहे हैं। लेकिन अब शेडिंग की बारी आती है। y की तरफ लेस देन का साइन है, x की तरफ मोर देन का साइन है। किसी भी एक के हिसाब से देख लो, तो y के हिसाब से नीचे शेडिंग होनी चाहिए और x के हिसाब से राइट में शेडिंग होनी चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। वो तुम दोनों से देखोगे, दोनों से मैच करेगा। x के हिसाब से राइट साइड की शेडिंग और y के हिसाब से नीचे की शेडिंग, क्योंकि y की तरफ लेस देन का साइन है, मैच कर गया। चलो, नाउ फिर आता है सर ये मल्टीपल सवाल वाला, जो मैंने तुमको कॉमन रीजन बताया था ना, कॉमन रीजन। अब जैसे ये L1 है, L1, तो L1 की लाइन ये बनी हुई है तुम्हारी, L1 की लाइन, फिर L2 की लाइन, L2 की लाइन ये नीचे आ रही है, L3 की लाइन ये वाली, और L4 की लाइन ये वाली। अब तुमसे बोल रहा है इस डायग्राम को देखकर बताओ कि कौन सा वाला जो है इनइक्वालिटी सही है। अब मैं क्या बोलूंगा भाई, सबसे पहले तुम L1 को ध्यान से देखो, L1 को, जो तुम्हारा L1 है उसके बाहर शेडिंग हो रही है, तो L1 में मोर देन का साइन लगना चाहिए। L2 जो है, L2 उसके अंदर शेडिंग हो रही है, तो लेस देन का साइन होना चाहिए। L3 की बात करूं तो उसके ऊपर शेडिंग हो रही है, तो y की तरफ मोर देन का साइन होगा। और L4 में बोलूं तो नीचे शेडिंग हो रही है, तो y की तरफ लेस देन का साइन होना चाहिए। अब ये चारों चीजें मैच कर लो, कौन से ऑप्शन में आ रही है, मोर देन मोर देन मोर देन। तो सर ये तो गलत हो गया, ए और डी भी गलत हो गया। फिर दूसरा वाला लेस देन, ये भी लेस देन, ये गलत हो गया, सिर्फ बी बचा। फिर मोर देन और फिर लेस देन, सारे सही है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी था, इसलिए मैंने पूरा चेक कर लिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अब ये वाला आता है तुम्हारा कॉमन रीजन वाला, कॉमन सॉल्यूशन वाला, फिजिबल रीजन वाला। तो इसको मैं अब नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। इसमें आप इंडिविजुअल इनइक्वालिटी बना के जो है इक्वेशंस को जोड़ के फाइनल पॉइंट्स बना सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी कैटेगरी में आ जाता है। रेगुलर क्लास में मैं करवाता हूं, वन शॉट में भी मैंने करवाया है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्योंकि अब हमें 1 बजे से लेके 1:45 तक इक्वेशंस चैप्टर खत्म करना है, तो इट्स टाइम टू गो टू इक्वेशंस चैप्टर। चलिए सर, रेडी हो इक्वेशन के लिए? लो भाई, अब आते हैं हम लोग इक्वेशंस चैप्टर में। इक्वेशन चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है दोस्त। क्या इस बार 1 डे बिफोर एग्जाम मैराथन होगा? क्या लगता है आप लोगों को? व्हाट डू यू थिंक? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाकी लोगों से। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या इस बार 1 डे मैराथन होगा, आप लोगों का क्या कहना है? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये कोई पूछने वाली बात है यार? आपको ये पूछना है तो ये पूछो कि इस बार होगा क्या। ये कोई पूछने वाली बात है कि होगा? अरे ऑब्वियसली होगा यार। ठीक है, चलो। तो इक्वेशंस, अब इक्वेशंस चैप्टर के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए सर। 3 कैटेगरी के इसमें चैप्टर हैं, मतलब सवाल आते हैं। एक आता है सर सॉल्व द इक्वेशन, दूसरा कैटेगरी आता है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम, और थर्ड कैटेगरी जो तुम्हारे पास होती है वो कैटेगरी बोलती है क्या? उस कैटेगरी का नाम है क्वाड्रेटिक स्पेशल, या क्वाड्रेटिक बोल देता हूं बस। तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम छोड़ दें ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इक्वेशन सॉल्व करने के और वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। जहां तक बात है इक्वेशन सॉल्व करने वाला, इसके सर मेजॉरिटी, इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन
ऑप्शन से हो जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा ट्रिकी है, वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि सर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको समझने में मजा आता है। ठीक है, तो लैंग्वेज पर फोकस होना चाहिए यहां पर, और यहां पर आपको मेरा सपोर्ट लगेगा। और रही बात क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चंस भी अच्छी वैरायटी के, तो ये तो सर है ही, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो सर आप अभी 45 मिनट्स में क्या क्या कवर करने वाले हो? दोस्त मैं तुमको बता देता हूं, ये 45 मिनट्स में मेरा एजेंडा है ये दोनों को कवर करना। ये वाली चीज मैराथन में करवाना सवाल ही नहीं उठता, रेगुलर क्लास में भी नहीं करवाता मैं, तो ये 4-5 करवाता हूं फिर बोलता हूं भाई बाकी कर लेना तुम ऑप्शन से, तो मैराथन में तो टच भी ना करूं मैं उसको, हाँ बिल्कुल टच ना करूं भाई। चलो नेक्स्ट, तो हमारे पास सर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन बेसिक। तो बेसिक क्या होता है भाई? कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जिसमें इक्वल का साइन नजर आ रहा हो वो इक्वेशन कहलाती है। सॉल्यूशन या रूट, जो इक्वेशन से आंसर आता है ना एक्स का या वाई का, उसे हम दो चीजें बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब यहां पर रूट का मतलब वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं है ना, दिस इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन। और रही बात डिग्री, तो कोई भी इक्वेशन की डिग्री क्या है ना वो पता चलता है उसके वेरिएबल में क्या पावर लगा हुआ है। जैसे क्वाड्रेटिक में स्क्वायर लगा होता है, क्यूबिक में क्यूब लगा होता है, और लीनियर में कोई पावर नहीं लगा होता, सिंगल पावर होता है। ठीक है, अब ये देखो ये पूरी एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने तुमको बताया 3 तरीके के सवाल हैं, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज में कौन कौन से सवाल बैठे हुए हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस इन दो चीजों में है। ठीक है सर, सबसे पहले सिंपल इक्वेशन क्या होता है? सिंपल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जो 1 वेरिएबल की है, जिसकी 1 डिग्री और जिसका 1 आंसर आता है। उसका फॉर्मेट ये देख लो, फॉर्मेट ax + b = 0। a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और b का मतलब कांस्टेंट। ठीक है सर, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको सॉल्व करने के लिए कोई मेथड थोड़ी चाहिए भाई, बेसिक अलजेब्रा, सीधे सॉल्व हो जाता है। जैसे ये सवाल है, ये लीनियर इक्वेशन का, अब तुमको मैं बोलूंगा इसको सॉल्व करो, -7x + 1 5 - 3x। अब इसमें मेथड क्या है भाई? कोई मेथड नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 1 ये हो गया, 5 वहां से यहां आ गया, 7 को वहां भेज दिया, 7x - 3x, तो 4x की वैल्यू होगी -4 के बराबर, तो x की वैल्यू होगी -4/4 दैट इज -1। तो ये आ गया ऑप्शन बी, समझ गए? सो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1। अब ये कोई करने वाली चीज है क्या? मैं नहीं करवा रहा भाई, मैं नहीं करवा रहा इसको। चलो एक्सरसाइज 2b में आते हैं। अच्छा, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। आपके वर्ड प्रॉब्लम जो है इक्वेशन चैप्टर में, सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है वहां पर इंटेंशन यह है कि आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करके आंसर दो। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आप वर्ड प्रॉब्लम्स की इक्वेशन बना के इक्वेशन सॉल्व करोगे पेपर में, या फिर वर्ड प्रॉब्लम को समझ के ऑप्शन से आंसर निकालोगे? सर किसको पता थोड़ी चल रहा है कि तुमने कैसे आंसर निकाला है। तो अगर तुम्हारे पास एमसीक्यू है तो वाई टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करके हम आंसर नहीं निकालेंगे, चलेगा? कृतिका ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल 90+ लाओ यार, मजा आ जाएगा। द सम ऑफ द टू नंबर इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2। अब लोग चाहते हैं कि हम इसमें इक्वेशन बनाए, हाँ इक्वेशन बनाएंगे क्या? हम देख लेते हैं। द सम ऑफ द नंबर इज 52, 27, 25, उनका डिफरेंस 2, ये हो गया। अरे यार ये भी कोई सवाल था क्या? चलो, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो दिस इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, ये है डायगोनल। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, और ये दो साइड्स है ना आपकी ट्राइंगल की, इसमें वन ऑफ द साइड है 4 सेंटीमीटर। और आपसे अल्टीमेटली पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं इसको बोल दूं ए और इसको बोल दूं बी और इसको बोल दूं सी, तो अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो आई नीड ए बी इंटू बी सी। कैसे निकालोगे बीसी? सर दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर ये 5 है ये 4 है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं भी है
तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो AC का स्क्वायर मतलब 25, AB का स्क्वायर मतलब 16 और BC का स्क्वायर मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड BC इज इक्वल्स टू 3। ऐसे भी निकल सकता है। अब एक बार ये 3 पता चल गया, 3 into 4 which is 12 square centimeter is your answer। ठीक है, चलो डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times of the first part exceeds the 1/3 of the second part by 48। बोल रहा है ऐसे दो नंबर ढूंढो जो 56 से बने हो, 56 से बने हो, ठीक है, तो उनका सम 56 आना चाहिए। और पहले वाले पार्ट को अगर तुम 3 टाइम्स करते हो और दूसरे वाले पार्ट को 1/3 करते हो तो दोनों के बीच में 48 का डिफरेंस आता है। अब जैसे 20 लिया मैंने, 20 को अगर मैं 3 टाइम्स करता हूं तो ये आता है 60। अच्छा पहले दोनों का सम देख लूं, हाँ सर दोनों का सम जो है वो तो 56 है। उसके बाद 20 को अगर मैं 3 टाइम्स करता हूं तो वो आता है 60 और 36 को अगर मैं करता हूं 1/3 तो वो आता है 12। तो दोनों के बीच का गैप देखिए, इसमें आपने 3 टाइम्स किया, इसमें आपने 1/3 टाइम्स किया और दोनों का गैप 48 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पहला ही ऑप्शन सही आ गया है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। जो 2 डिजिट्स है ना आपके नंबर में, वो दोनों डिजिट का सम 10 आ रहा है। और अगर 18 हम सब्ट्रैक्ट कर दें उस नंबर में से तो जो डिजिट्स हैं हमारे वो इक्वल हो जाएंगे, डिजिट्स विल बी इक्वल। सबसे पहले 3 और 7 का सम 10, 7 और 3 का सम 10, 7 और 5 का सम, तो ये तो गलत हो गया। 18 माइनस करके देखते हैं, 37 माइनस 18 19 और 73 माइनस 18 55। अब बता दो भाई, सेकेंड कंडीशन ऑप्शन बी में सेटिस्फाई हो रही है कि अगर आप उस नंबर में से 18 माइनस करते हो तो उस रिजल्टिंग नंबर के दोनों डिजिट्स इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड, अमेजिंग। नेक्स्ट, द 4th पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द 6th पार्ट बाय 4। 4th पार्ट का मतलब क्या? 1/4। 6th पार्ट का मतलब क्या? 1/6। तो एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसका 1/4 और 1/6 के बीच में 4 का गैप हो। तो 84 का 1/4 21, 84 का 1/6 14। सर दोनों के बीच में तो 7 का गैप है, गलत। 44 अपॉन 4 11, 44 अपॉन 6 ये तो पॉइंट में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में भी गैप गलत होगा। 48 में आते हैं, 48 अपॉन 4 12, 48 अपॉन 6 दैट इज 8। क्या दोनों में 4 का गैप है? यस, ठीक। तो बस लैंग्वेज को समझो, इंटरप्रीट करो और ऑप्शंस को चेक कर लो, खत्म। कोई इक्वेशन नहीं बनानी, बिल्कुल करना ही नहीं इक्वेशन वाला काम, ठीक है। नाउ ये अच्छा सवाल है सर। 10 years ago, 10 वर्ष पहले, the age of the father was 4 times of the son and 10 year hence मतलब बाद में, the age of the father will be twice of the son। तो बताइए प्रेजेंट एज दोनों की क्या होगी? अगर हम 50-20 मान के चलें तो पहले हम चलेंगे 10 साल पहले, तो 10 साल पहले इनकी एज रही होगी 40 और 10, तो क्या 4 टाइम्स है? हाँ 4 टाइम्स है। अब 10 साल आगे चले जाते हैं, 50 को बना देते हैं 60, 20 को बना देते हैं 30। क्या 10 साल बाद उनकी एज ट्वाइस हो गई है? हाँ हो गया, पहले ही ऑप्शन से आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज 3200 और जब आप लार्ज वाले नंबर को स्मॉल वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। क्या ही है भाई इसमें? 16 इंटू 200 3200, पर क्या इसमें लार्ज वाले को 16 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा क्या? नहीं, गलत। ये भी गलत। ये 60 इंटू 30 1800 आ रहा है, गलत। 80 इंटू 40 बराबर आ रहा है और 80 को 40 से डिवाइड करोगे तो 2 आता है, हाँ सही है। चलो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2 और अगर उसमें 5 ऐड कर दिया जाए तो जो आपका फ्रैक्शन है वो यूनिटी से इंक्रीज हो जाता है। वैसे भी यार देखो, कोई भी फ्रैक्शन होगा ना जिसके डिनोमिनेटर में 5 होगा, उसमें अगर तुम 5 जोड़ दोगे उसके न्यूमरेटर में, तो ऑटोमेटिकली वो उतने से ही बढ़ेगा ना, जितना डिनोमिनेटर में बेस होगा उतने से ही तो बढ़ता है। फिर भी वेरीफाई कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तुम 5/7 को बना देते हो 5 + 5 10/7,
तो क्या 10/7 तुम्हारा 5/7 + 1 से आता है? नहीं। यूनिटी से बढ़ना मतलब क्या? यूनिटी से बढ़ना मतलब 7 जैसे 12/7 बन जाना। तो 12/7 थोड़ी हुआ ये। तो सबको यूनिटी से बढ़ा के देख लो। इसको यूनिटी से बढ़ाओगे 3 वन 3 4/3 आना चाहिए। तो 1 में 5 जोड़ के 4 तो आता नहीं है। इसको देख लो फिर 9 वन 9 7 16/9। यहाँ भी देख लो, तुम 7 को 16 बनाना है तो 9 जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ने से थोड़ी होगा। और रही बात ये 3/5, 3/5 में +1 कर दोगे तो 5 3 8/5। ये देखो अब ठीक है कि न्यूमरेटर को अगर 5 से बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फ्रैक्शन 1 से बढ़ रहा है। यूनिटी मतलब 1। ठीक है दोस्त, चलो अगला। रॉय, पॉल और सिंह के पास 51 रुपीज है टोटल। पॉल के पास 4 रुपए कम है रॉय से, तो पहले वाले से 4 रुपए कम। और मिस्टर सिंह के पास 5 रुपए कम है रॉय से। ठीक है भाई, तो क्या कर दोगे? पहला वाला है रॉय और पॉल के पास रॉय से 4 रुपए कम है, तो पॉल के पास रॉय से 4 रुपए कम है बराबर, और सिंह के पास 5 रुपए कम है रॉय से। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। और तीनों का टोटल भी देख लो 51 आना चाहिए। हाँ, इन तीनों का टोटल 51 आ भी रहा है। तो ये है हमारी सर क्या, ये है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 10 द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो जो यूनिट प्लेस में डिजिट है वो टेंस प्लेस से 3 गुना है। द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9। और 54 अगर उससे सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिवर्स हो जाता है डिजिट। बिल्कुल सही है। अगर 54 माइनस करूंगा 93 से तो 39 आ रहा है। हर तरीके से वो सही है। एक ही कंडीशन से आंसर आ गया वैसे तो, बट फिर भी हमने चेक कर लिया। अब हो गया यार, एक जैसे सवाल है। फिर आता है लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस, मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, एक्स और वाई दोनों हो। ध्यान रखिएगा कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना तभी सॉल्व होती जब मिनिमम तुम्हारे पास 2 इक्वेशन हो, वरना नहीं होगी। कैसे सॉल्व करते हैं? एक मेथड है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब फॉर्मूले वाली मेथड, इसको बिल्कुल भी यूज मत करना, बहुत बेकार मेथड है। हाँ, लेकिन सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज किया जा सकता है। एलिमिनेशन को, एलिमिनेशन सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। एलिमिनेशन में क्या होता है, आप दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल को ऐसा मान लो कि उसको काटना है हमको, बस काटना है, कुछ भी हो जाए। तो ये 2x है, ये 3x है, ये 5y, ये y है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को इंटू 5 कर दूं तो ये बन जाएगा 15x, ये बन जाएगा -5y, ये बन जाएगा 25। और फिर उसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस कर देता हूं या प्लस कर देता हूं। चलो प्लस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, प्लस करेंगे तो कट जाएंगे। तो 15 और 2 हो गए 17, 25 9 हो गए 34। इससे आपको मिल गया x का वैल्यू 2। फिर जैसे ये 2 वैल्यू मिलता है, इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो। 2 × 2 + 5y = 9। तो 5y की वैल्यू हो जाएगी 9 - 4 5, तो y की वैल्यू जाएगी 1। इससे तुमको ये पता चल गया है कि इसका जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो क्या है सर, 2, 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो हमेशा x को पहले दिखाया जाता है, y को बाद में। ये कौन सी मेथड है? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन का मेथड इक्वेशन चैप्टर से ज्यादा बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है। एपीजीपी में यूज होता है, रेशियो प्रोपोर्शन में, मतलब कहीं भी यूज हो सकता है। ये इक्वेशन बना के काटने वाला तो कॉस्टिंग में भी बहुत यूज होता है, इंटर में। ये जो हम सीखे हैं ना एलिमिनेशन, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और इसका बहुत यूज है। कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में भी यूज होता है, अकाउंट्स में भी पता नहीं यूज होता होगा। ठीक है, चलो। फिर आता है सर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो इस टाइप के भी सवाल हैं, इनको भी सॉल्व किया जाता है। पहले 2 को काटते हैं, फिर तीसरे और दूसरे को काटते हैं तो z चला जाता है, फिर z चले जाने के बाद y को भगा देते हैं, फिर x की वैल्यू आती है। तो लेंदी है, लेकिन ये सारी चीजें जब एग्जाम में आती है ना क्वेश्चन, तो क्या है, ऑप्शन उठाया, x की जगह डाल के देखा 2, y की जगह डाल के 1, चेक कर लिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ गए। तो ये सब ऑप्शन से हो जाता है ना सब्स्टिट्यूट करके, सबसे बड़ी बात वो है। चलो अब ये देखो, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम में आ गया हूं मैं। 2 लोगों की मंथली इनकम 4:5 की है और उनके मंथली एक्सपेंस 7:9 में। अगर वो 50 रुपए सेव करते तो बताइए उनकी मंथली इनकम क्या होगी। मतलब ऑप्शन में इनकम दी हुई है। सबसे पहले रेशियो से मैच कर लेता हूं। ये 5:4 है, ये 4:5 है, ये 3:1:2 है। पहले ही सही आंसर आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपको मैच करना है तो मैं बोलूंगा इनकम में से सेविंग हटाऊंगा। दोनों ने 50-50 रुपए सेव किए है ना, तो 400 रुपए की इनकम है और 50 सेव किए, मतलब 350 खर्च हो गए, इसके 450 खर्च हो गए।
350 और 450 का रेशियो 7:9 होता है क्या? यस होता है, बिल्कुल होता है। 0 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 9 45, 7:9। ठीक है, अगला फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2 जब उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 से बढ़ाए जाते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज बाय 12। ऑप्शन ही लेता हूं। अगर इस 3/8 के फ्रैक्शन में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से बढ़ा देता हूं तो ये बन जाएंगे 5/10। तो क्या ये जो 5/10 आया है ये 1/2 के बराबर होता है? यस, बिल्कुल होता है। वही अगर मैं दूसरी कंडीशन चेक करने जाऊं कि 3 को 12 से बढ़ा दूं, 8 को भी 12 से बढ़ा दूं, तो ये हो जाएगा 15/20। क्या 15/20 इज ऑल्सो 3/4? यस, 5 3 15, 5 4 20। आंसर इज 3/8। नाउ ये बढ़िया सवाल है क्योंकि यहां पर 2 बेटे हैं, 2 सन। द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन एंड 5 years ago it was thrice of the ages of the 2 सन। अच्छा, मान के चलते 60 इज द करेक्ट आंसर, 60 लेके चलते हैं। तो मान लो फादर की एज अभी 60 है, तो सन्स की एज क्या होगी? सन्स, देयर आर 2 सन्स, ध्यान रखिएगा, सन्स की एज होगी 30। अब मैं जाता हूं 5 year ago, तो फादर की एज 5 साल पहले क्या रही होगी? सर फादर की एज 5 साल पहले रही होगी 55। तो बच्चों की एज 5 साल पहले क्या रही होगी? 25। नो, देयर आर 2 पीपल, दोनों 5-5 साल कम कर दो, तो दोनों सन्स की जो एज है 5 साल पहले रही होगी 20। तो क्या ये 20 और 55 का रिलेशनशिप जो है, क्या ये थ्राइस वाला आ रहा है? थ्राइस मतलब 3 times। द आंसर इज नो, ऐसा नहीं आ रहा है। तो फिर सही वाला ऑप्शन चेक करवाता हूं मैं तुमको, 50। अगर फादर की एज 50 है तो बच्चों की एज 25 होगी, और 5 साल पहले फादर की एज 45 होगी तो बच्चों की एज 15 होगी, 15। अब इन दोनों के बीच में थ्राइस का रिलेशन है, 15 का थ्राइस करने से 45 आता है, तो 50 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो मैं 5 साल अगो वाली बात कर रहा हूं ना, वहां पर 30 को 20 बना रहा हूं, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। देयर आर 2 पीपल जिनका एज है ये, तो 5 साल पहले दोनों 5-5 साल कम होंगे, तो टोटल 10 कम रहा होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर बिटवीन, अरे ये डिजिट वाले नहीं करवा रहा, बहुत ही ईजी है। वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys अमाउंट टू 33। 8 men और 6 boys ये लोग मिलके 33 रुपीज बनाते हैं। इफ 4 men earn 4.5 more than 5 boys then determine the wages। कुछ नहीं है, ये वैल्यू को लो ऑप्शन में डाल के देखो। अगर मैन की वेजेस 1.5 रुपए है तो 8 into 1.5 ये मैन लोगों की इनकम होगी, और बॉयज की सैलरी अगर 3 रुपए, 6 into 3, तो इसका टोटल 33 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर अगले ऑप्शन में चले जाओ। तो 8 into 1.5 m plus 6 into 3 m plus, सर ये 30 आ रहा है, पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में आते हैं, 8 into 3 कि मैन की सैलरी 3 है और बॉयज की सैलरी 1.5 है, तो 8 into 3 24, 1.5 into 6 9, दोनों को जोड़ा 33। सो सही आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट। फिर से डिजिट वाला कर लेना भाई तुम, ये भी तुम 1/5 और 1/3 ये वाली चीजें समझ चुके हो। ठीक है, ये तो बहुत ही डायरेक्ट वाला सवाल है, ये भी डिजिट वाला है। ये देख लेते हैं। 2 numbers are such that the twice the greater number, अगर आप बड़े नंबर को ट्वाइस करोगे तो ट्वाइस द स्मॉलर वन से 18 एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर का टोटल 21 होता है। तो मैंने बोला ऑप्शन ए अगर मैं लेता हूं 36 और 45, तो इसमें मैं ग्रेटर इसको मानूंगा और स्मॉलर इसको मानूंगा। नहीं सर ऐसा क्यों करोगे? ऑब्वियसली जो ग्रेटर होगा उसी को ग्रेटर मानोगे, ये बड़ा है ये छोटा है। हाँ, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर मतलब 90 exceeds the twice the smaller one by how much? 18। बिल्कुल सही, 72 में 18 जोड़ने से 90 आता है। फिर 1/3 ऑफ द स्मॉलर मतलब 12, 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर विच इज 9 का टोटल 21 आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में भी वही ऑप्शन दिया हुआ है,
तो बताओ ए को टिक करूं या बी को टिक करूं? भाई जानबूझ के ऐसा सवाल बनाया गया है, पीछे भी इसका आंसर देखोगे तो ए और बी दोनों दिया हुआ है। सर पेपर में क्या करेंगे, पेपर में दोनों नहीं आएंगे, पेपर में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर भी सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ जाता है, तो कोई भी ऑप्शन टिक करके आ जाना, छोड़ के मत आना, दोनों में से कोई भी टिक कर देना। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आएगा, चिंता मत करो तुम। अगला, ये अच्छा सवाल है, द डिमांड एंड द सप्लाई इक्वेशंस, नहीं ये वाला नहीं अच्छा सवाल, आगे वाला एक क्वाड्रेटिक में है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक में। तो अब हमारे पास एग्जैक्टली कितना समय बचा है? अब हमारे पास एग्जैक्टली बचा है 20 मिनट्स और 15 मिनट्स, 35 मिनट्स। ये 35 मिनट्स में तुझे मैंने वर्ड प्रॉब्लम करवा दी है, अब मैं तुझे करवाऊंगा क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। चलो, फॉर्मूले भी ज्यादा है, कॉन्सेप्ट भी ज्यादा है। चलो भाई पानी पी लो ताकि ऑक्सीजन तुम्हारे दिमाग में आ जाए वापस से, नीचे उतर गई होगी ना, पानी पीने से ऊपर आ जाएगी वापस से। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिनकी 2 डिग्री होती है, मतलब इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है वेरिएबल का। और क्योंकि इक्वेशन में 2 पावर हैं यहां पर, तो जब तुम उसे सॉल्व करते हो ना, तो उसके जो सॉल्यूशंस या रूट्स आते हैं वो भी एक से ज्यादा 2 होते हैं, ठीक है, 2 रूट्स। फॉर्मेट की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और c तुम्हारा कांस्टेंट है। इसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया ना तो फिर एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं, और अगर एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं तो फिर वो इक्वेशन डिग्री 2 की इक्वेशन कैसे कहलाएगी? बात सही है सर। अब देखो, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ट्रायल एंड एरर, वैसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोलना चाहिए इसको, और एक होता है तुम्हारा फॉर्मूला मेथड। अब जो ट्रायल एंड एरर मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, उसको पहले समझो क्या होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है इन दिस मेथड, आपको ये जो b दिया है ना, b, इसको 2 भागों में बांटना है। अच्छा, किस तरीके से बांटना है? स्प्लिट इज डन इन सच अ वे कि प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 वैल्यूज इज इक्वल्स टू AC। आपने b के जो भी 2 टुकड़े बनाए हैं, जो भी x और y 2 टुकड़े बनेंगे b के, ये जो b कोफिशिएंट है उसके जो भी 2 टुकड़े बनाओगे आप स्प्लिट करके, उन दोनों का प्रोडक्ट CA के बराबर होना चाहिए। CA मतलब दिस इंटू दिस। अगर ऐसा हो गया ना तो ये मेथड अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा स्प्लिट करते नहीं बनाना तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगी। मतलब ये क्या 100% काम करेगी ऐसी गारंटी है? नो। लेकिन क्या हम इसको पढ़े ही ना? नहीं, पढ़ेंगे जरूर, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि हर जगह काम नहीं करेगी, ठीक है। नाउ अब ये देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे भाई बताओ b की वैल्यू क्या है, -5, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6, तो AC की वैल्यू क्या हो गई? 1 इंटू 6। अब मुझे मेरे -5 को इस तरीके से 2 भागों में बांटना है, प्लस और माइनस करके, कि वो 2 भागों का मल्टीप्लीकेशन CA के बराबर आए। पहले मैंने बोला -1 -4, सर स्प्लिट तो हो गए, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +6 के बराबर नहीं आ रहा ना। फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, 1 -6 कर देते हैं, नहीं आएगा, उससे भी नहीं आएगा, 1 -6 से भी नहीं आएगा, तो क्या करें? -3 -2 करें, -3 -2 करके देख लेते हैं। ये लो, -3 -2, अरे हाँ, तो -5 को -3 -2 भी लिखा जा सकता है, और जब -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 के बराबर भी आ रहा है। इस तरीके से मेथड काम कर जाएगी। तो ये लो भाई, मैंने x² - 5x को 2 टुकड़ों में बांट दिया, -3x -2x, और फिर लास्ट में लिख दिया +6 = 0। अब क्या करो, इनका पेयर बनाओ और इनका पेयर बनाओ, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में x -3 -2 ब्रैकेट में x -3 0। तो जो 2 फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे x -2 और x -3। तो x -2 x -3 का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू 2 के बराबर और x की वैल्यू 3 के बराबर। ये 2 आंसर पॉसिबल है। आप चाहो तो एक बार 2 रख के देख लो, तो भी आपकी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। x की जगह 3 रख के देख लो तो भी आंसर मैच कर जाएगा। अब ये था आपका सर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसी चीज को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं,
जब हम फॉर्मूले में करते हैं तो क्या करते हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है। पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एज बिलो, -b प्लस माइनस b² - 4ac का रूट होल अपॉन 2a। तो -b मतलब माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस b² मतलब 25 -4ac विच इज 4 × 1 × 6 24 होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज 2 1 2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 का रूट अपॉन 2। तो 5 + 1 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। सर इससे दो आंसर कैसे आएंगे, एक बार तुझे प्लस लेना और एक बार माइनस लेना। तो एक आंसर हो जाएगा 5 + 1 अपॉन 2 और एक हो जाएगा 5 - 1 अपॉन 2। तो 6 अपॉन 2 3 और 4 अपॉन 2 2। ओ वाओ, एग्जैक्टली मैचिंग 3 and 2। वही तो बात है भाई, फॉर्मूला तो हर जगह काम आएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, फॉर्मूला तो काम आना ही आना है, दैट इज 100% श्योर। नाउ नेक्स्ट, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और इंपॉर्टेंट बात में, कि अगर तेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और तुझसे कोई अगर पूछे कि सम ऑफ रूट्स निकाल, सम ऑफ रूट्स मतलब जो भी तेरे दो आंसर आए हैं ना 3 और 2, इनका सम निकाल, सम, तो क्या दिक्कत है, ये निकल गया 3 और 2 का सम, नहीं, डायरेक्ट बिना सॉल्व किए सीधे इक्वेशन को देखकर बता दे कि सम क्या होगा। अब जैसे ये इक्वेशन है, तो इसमें हमको पता है कि हमारा अल्फा 3 के बराबर है और बीटा 2 के बराबर है। जनरली अल्फा बीटा नाम चलता है, जरूरी नहीं है पर चलता है। अगर मैं यहां पर बोलूं तुमसे अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो तुम बोल दोगे 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना है तो तुम बोल दोगे 6। लेकिन ये तो तुमने पहले अल्फा निकाला, बीटा निकाला, दोनों रूट निकाली, फिर उसका सम किया, फिर उसका मल्टीप्लाई किया। मैं तो कुछ और बोल रहा हूं भाई, मैं तो बोल रहा हूं डायरेक्टली निकालो। तो डायरेक्टली निकालने का तरीका है -b अपॉन ए, -b अपॉन ए मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन 1। हाँ यार, ये तो मैच करेला है, ये तो मैच करेला है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला c अपॉन ए, c अपॉन ए मतलब 6 अपॉन 1, c अपॉन ए 6 अपॉन 1। भाई ये भी मैच करेला है, ये भी मैच करेला, ये देखो 6 फिर ये तुम्हारा 5, दोनों तो मैच कर गए। तो यही हमारा फॉर्मूला है। तो हमको ये दोनों चीजें याद रहनी चाहिए, बहुत काम आती है। नेक्स्ट, अब तुमसे पूछा जाएगा कभी कभी सवालों में कि बताओ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर हम क्या करते हैं, हम लोगों को सिर्फ दो चीज चाहिए, हमको सम ऑफ रूट बता दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट बता दो, हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपकी इक्वेशन बनाने का उल्टा तरीका। तो अगर आपको कभी रूट्स पता हो या सम ऑफ रूट्स पता हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो उनकी मदद से आप इक्वेशन खुद क्रिएट कर सकते हो। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे पेपर में क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, एंड दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या एनालिटिकल पार्ट है ना, फॉर्मूला देख के रट के प्रैक्टिस करके तो कोई भी आंसर निकाल सकता है, पर यहां थोड़ा समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b प्लस माइनस b² - 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a, तो ये वाले फॉर्मूले में ना आपका जो ये वाला पार्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है, आपका ये पार्ट काफी महत्वपूर्ण है। इसका रीजन बताता हूं तुमको। देखो, अगर तुम्हारा b² - 4ac वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, और तुम्हें उसका स्क्वायर रूट करना है, मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा करना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता नहीं, वही लिखा हुआ यहां पर। इफ b² - 4ac इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो जो आपकी रूट्स आएंगी ना वो आएंगी ही नहीं, इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगी। तो इसी का जस्ट उल्टा बोल देते हैं कि अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, पॉजिटिव, तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, और अगर उसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो फिर जो तुम्हारी रूट्स हैं वो रियल होंगी, रियल। अच्छा, लेकिन अब नॉन नेगेटिव में भी दो बातें होती हैं, नॉन नेगेटिव में भी दो बातें होती हैं, नेगेटिव ना होने में भी दो बातें होती हैं। एक होता है 0 और एक होता है पॉजिटिव। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 हो गई, 0, अगर b² - 4ac 0, तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। तो अगर ये 0 हो गया तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा,
माइनस बी प्लस माइनस 0/2a। अब आप मुझे खुद बताइए, चाहे तुम प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, कोई फर्क पड़ना है? जब फर्क पड़ना ही नहीं है तो अल्टीमेट आंसर तुम्हारा बचेगा सिर्फ ये। मतलब अल्फा भी यही, बीटा भी यही, अल्फा भी यही, बीटा भी यही। ऐसा तब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो रही हो। तो वही पहला पार्ट है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इमेजिनरी है, रियल तो है, रूट्स का आंसर तो आएगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा ना वो दो अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, सेम आंसर आएंगे। लेकिन अगर ये 0 नहीं है और अगर ये प्रॉपरली एक पॉजिटिव नंबर है अदर देन 0, 1 2 3 4 कुछ भी, तो ऐसे केस में फिर माइनस बी प्लस माइनस कोई पॉजिटिव नंबर, या तो ऐसे केस में प्लस करोगे तो अलग आंसर आएगा, माइनस करोगे तो अलग आंसर आएगा। तो उस समय पर रूट्स तुम्हारी अनइक्वल हो जाएंगे। अब जो तुम्हारा पॉजिटिव वाला पार्ट है उसमें भी दो पार्ट हैं। हो सकता है कि तुम्हारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना हो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है सर? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। समझ गए होगे तुम? ऐसा नंबर जिसको अगर यहां डाल दिया जाए और रूट निकाला जाए ना तो इंटीजर आता हो आंसर में। तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि जो फाइनल आंसर आएगा वो बहुत ज्यादा इर्रेशनल नहीं होगा, प्रॉपर रैशनल नंबर बन के आएगा। तो यहां पर भी वही बात है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल तो होगा, अनइक्वल भी होगा, लेकिन साथ साथ रैशनल भी होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो ऐसे केस में रियल अनइक्वल के साथ इर्रेशनल रूट आएगी। इर्रेशनल और इमेजिनरी दो अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत हो जाना। इमेजिनरी मतलब तो निकलेगी नहीं, और इर्रेशनल मतलब वो रूट वाले फॉर्म में, √2 √3 जो फर्दर सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है वैसा। चलो अब ये देखो, अगर तुम्हारे इर्रेशनल रूट है ना तो एक बात श्योर है। क्या श्योर है? अगर तुम्हारे अल्फा की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज लेट्स से 3 + √2, तो तुम्हें कुछ भी ना दिया हो ना तो भी तुम कंफर्म बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ बीटा विल बी 3 - √2। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये बात श्योर है। अल्फा की वैल्यू अगर m + √n है तो दूसरी वाली वैल्यू m - √n आएगी। और ये दोनों पेयर ऑफ रूट्स ना, जो रूट वाले होते हैं उन्हें कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं, कॉन्जुगेट। तो ये भी बड़े हेल्पफुल होते हैं भाई हमें आगे चीजों को सॉल्व करने में। अब देखो यहां पर तुम देख के रूट का नेचर बता सकते हो। जैसे पहला सवाल है बी स्क्वायर 64 -4 60 64। लो भाई, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है मतलब रियल इक्वल। दूसरा एग्जांपल बी स्क्वायर 64 -4 3 12 4 48 16। सर क्योंकि ये पॉजिटिव है रियल, क्योंकि 0 नहीं है अनइक्वल, बट क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रैशनल, क्योंकि 16 का रूट तो प्रॉपर निकलता है ना इंटीजर फॉर्म में। अब ये देखो थर्ड बी स्क्वायर 16 -4 5 22 40। ओ माई गॉड, -24 नेगेटिव इमेजिनरी रूट्स। अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू नेगेटिव आ गई तब तो बात ही खत्म है। नाउ फोर्थ बी स्क्वायर विच इज 36 -4 2 8 3 24 -24। आंसर 60। 60 is a positive number, so real unequal, but 60 का रूट इज नॉट परफेक्ट, मतलब 60 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इर्रेशनल। बस हो गई, चारों वैरायटी कवर हो गई एक ही एग्जांपल में। ठीक है चलो नाउ फिर यहां दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² 7x 12। ऐसी इक्वेशन बनाइए जिनके ये दोनों रूट्स रहे, तो क्या होगा भाई? इस वाली इक्वेशन में से पहले अल्फा बीटा निकाल देते हैं हम लोग। तो 12 मतलब 3 4 12, मिडिल टर्म वाली मेथड से सॉल्व हो रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x + 3 x + 4। तो हमारी x की वैल्यूज आ गई -3, -4।
तो अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -4। अब क्वेश्चन आपसे बोलता है कि ऐसी नई इक्वेशन बनाओ जिसमें फर्स्ट रूट तुम्हारा जो हो ना, फर्स्ट रूट हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो मतलब -3 -4 -7 का होल स्क्वायर 49। और जो सेकेंड रूट हो तुम्हारा, सेकेंड रूट हो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब -3 -4 मतलब 1, 1 का स्क्वायर इज 1। तो अब ये जो नई इक्वेशन बनेगी ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब 49 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट विच इज 49, 1 जा 49। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49, आंसर इज डन। ये होगी वो इक्वेशन जो कंस्ट्रक्ट करनी थी तुमको। नाउ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब क्या है, इसमें दो तरीके हैं, या तो तुम प्रॉपरली सॉल्व करो मिडिल टर्म से या फॉर्मूले से और फिर वहां पर सब्सटीट्यूट कर दो, ये एक तरीका है, सामान्य तरीका। पर इसमें एक ओपी तरीका भी है, और वो क्या है कि तुम इसको पहले एलसीएम कर दो। उल्टा कर दिया मैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो इसको ओपन किया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे सर, अब एक शॉर्ट तरीका है दोस्त। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिखा जा सकता है a प्लस बी होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इस पूरे को डिवाइड किया जा सकता है अल्फा इंटू बीटा से। अब क्या है दोस्त कि ये पूरे जगह पर तुम्हारा सपोर्टिंग चीज दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और वो दोनों चीजें निकालते तुमको आता है। तो मैं यहां पर पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देता हूं, which is minus b upon a, which is minus of -4 upon 2, which is +2। और वही अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो दैट इज c अपॉन a, which is -1 upon 2। बस अब 2 और -1 upon 2 को हर जगह डाल दो, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2, 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा विच इज -1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अगेन 2, और पूरे को डिवाइड कर दिया अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अगेन -1/2। 2 2 कैंसिल हो गए, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 -1 नीचे इंटू 2 ऊपर, आंसर इज -22। तो ये अमेजिंग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये आपको एक वैरायटी समझ में आ गई। अब इस टाइप के सवाल को करने का ना एक बहुत प्रॉपर वे है, लेकिन बिकॉज ऑफ द एमसीक्यू हम लोग इसे सिंपली एक्स की वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं, हमको वो ज्यादा उसमें पढ़ना ही नहीं है, ज्यादा टेंशन में। हाँ, ये अच्छा सवाल है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस, तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी। अगर एक रूट आपकी 2 - √3 है ना, तो दूसरी रूट आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, 2 + √3 हो जाएगा बस, बाकी आगे कर सकते हो तुम। अभी जैसे मैंने अल्फा बीटा बीटा अल्फा किया वैसा तुम सॉल्व कर सकते हो इसको भी। अब आता है एक्सरसाइज 2F, ये वाली वैरायटी देखो क्वेश्चन की। क्या स्वाति मैम की क्लास 145 पर है आज ना, मतलब श्योर है ना, एक बार चेक करके बताओगे मुझे, कुछ डिले विले तो नहीं है ना, उस हिसाब से मैं स्पीड रखूं थोड़ी। हाँ है, ठीक है, मैम की क्लास 1:45 PM है। हाँ ठीक है, चलो फिर मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता, ऊपर ऊपर से बता देता हूं। अगर बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो बताइए m की वैल्यू क्या है। अब देखो भाई, ये आपको हिंट दे रहा है यहां पर कि आपके इस इक्वेशन की रूट इक्वल है, मतलब b² -4 इंटू a इंटू c इज इक्वल्स टू 0, b²। तो 64 माइनस हो जाएगा प्लस 8m³ इज इक्वल टू 0, मतलब 8m³ की वैल्यू हो जाएगी -64, मतलब m³ की वैल्यू हो जाएगी -8, तो m की वैल्यू होगी -2। -2 का क्यूब करने से -8 आता है। तो ये जो हमने वो डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था ना, उसका एप्लीकेशन है यहाँ पर। अब ये तो तुम भाई ऑप्शन से कर लोगे। ये वाला तरीका, मतलब ये वाला एक स्पेशल वैरायटी सवाल होता है,
इसमें क्या कर सकते हो, x मान लो इसको, फिर इस पूरे को अगर तुमने x माना है तो ये भी तो x कहलाएगा। अगर ये पूरा बॉक्स x है तो ये वाला पूरा बॉक्स भी x है। तो x इज इक्वल्स टू 4+1/x, बस ये आ गया। अब इसको अगर तुम एलसीएम करोगे तो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x वहां चला जाएगा, x² - 4x - 1 = 0। ऑप्शंस देख के समझ में तो आ ही गया होगा कि ये तुम्हारा ट्रायल एंड एरर मेथड से होगा नहीं, तो प्रॉपर फॉर्मूला लगा देना, -b + -b² - 4ac वाला। ठीक है, चलो फिर ये वाला सवाल है, इसको कैसे करोगे? या तो अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल दो, या तो फिर इसको लिख सकते हो तुम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -4 - b/a का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा हो जाएगा c/a, तो 2 × -3/2, सीधे हो गया। 2 × 2 = 4, -2 का स्क्वायर 4, 2 2 कैंसिल, +3, आंसर आ गया 7। ये देखो, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका लग रहा है कि नहीं, वो देखना पड़ता है। ये तो गलत ही सवाल है भाई, और उसको सही भी करेंगे तो बहुत लेंदी है। यहां पर भी देखो वही है, क्वेश्चन 1 की तरह, इक्वल रूट्स। नाउ यहां पर द रूट्स आर रियल, तो यहां पर इक्वल करने की जगह मोर देन इक्वल्स टू 0 बोलना पड़ेगा तुमको। रियल मतलब मोर देन इक्वल्स टू 0, इसलिए तुम्हारा आंसर भी देखो मोर देन इक्वल में आ रहा है। यहां पर बोल रहा है x = m इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं भाई, x की जगह m's डाल दो, तो 2m² + 5m - m, सॉल्व कर दिया, 2m² + 4m + 0 = 0। अब सॉल्व कर दोगे तो एक तो रूट तुम्हारा 0 आएगा और एक 2 या -2 में से कुछ एक आएगा। चलो अब यहां पर भी वही है, p³ + q³। अल्फा बीटा नाम छोड़ के p³ करते हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है, ये वाला तो तुम्हारा सीधे रियल रैशनल तुम याद कर लो। वैसे इसको डिराइव करने का पूरा एक पेज का सॉल्यूशन है, लेकिन ये स्पेशल वैरायटी सवाल तो याद कर लेना चाहिए। अच्छा, यहां पर माइनस आ रहा है, जब माइनस होना तो उस समय मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि फिर देन डोंट यूज अलजेब्रा। हालांकि उसमें भी तरीका है हमारे पास करने का, लेकिन उस समय वो तरीका बहुत लेंदी हो जाता है। तो ऐसे केस में तो तुम क्या करो, इंडिविजुअली बढ़िया से अल्फा की वैल्यू निकालो, बढ़िया से बीटा की वैल्यू निकालो, और कैलकुलेटर से सॉल्व करके फाइनल आंसर, भले डेसिमल में आ रहा हो फाइनल आंसर, बाद में वेरीफाई तो किया ही जा सकता है ना कैलसी से। ठीक है दोस्त, चल अब वर्ड प्रॉब्लम में वापस से बता नहीं रहा हूं, जो क्वाड्रेटिक का मेन पार्ट था विच वॉज द टेक्निकल पार्ट, वो अपन ने डिस्कस कर लिया बढ़िया तरीके से। तो आई होप गाइस कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। तो बाहुबली टीम आपके लिए जिस तरीके से फाउंडेशन में एंड तक सपोर्ट देती है, जिस तरीके से आज हमारा ये सेशन खत्म हुआ है, अब आप अकाउंट्स की तैयारी करेंगे तो अकाउंट्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। लेकिन ये मत सोचना कि अब सीधे आप मैथ्स का पेपर जब दोगे उसके बीच में हम नहीं मिलेंगे। जैसे ही लॉ का पेपर एंड होगा, मैं शाम को 7 बजे से आपके लिए वापस से लाइव शुरू हो जाऊंगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट और इफेक्टिव स्ट्रेटजी पूरी की कैसे आपको अपने लास्ट 1.5 डेज को बढ़िया तरीके से जो है प्लान करना है। तो लॉ के पेपर के बाद मिलेंगे शाम को 7 बजे लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली। तो बिल्कुल भी मिस मत करना यार, आखिरी के 1.5 दिन भी बहुत सुपर्ब तरीके से पूरा रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। और अगर आपके जूनियर्स हैं जो सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो मई जून 23 अटेम्प्ट के लिए उनको जरूर रिकमेंड कीजिएगा सर। अगर आपको हमारी टीचिंग स्टाइल आई, अच्छी लगी, बाहुबली टीम का कंटेंट अच्छा लगा, तो बाहुबली टीम जरूर रेफर कीजिएगा, और हमारे चैनल का टाइम टेबल जरूर बता दीजिएगा। तो लॉ, मैथ्स, इको, अकाउंट्स रिस्पेक्टिवली बाय आदर्श सर, प्रणव सर, मोनी सर एंड दर्शन सर एट 5 PM, 6 PM, 7 PM एंड 8 PM लाइव ऑन दिस चैनल। आए, ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अच्छा और तगड़ा एक्सक्लूसिव नोट्स के साथ, नेगेटिव मार्किंग वाली क्विज के साथ तैयार करने के लिए ज्वाइन करें मंजिल बैच, जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं फुल सिलेबस पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट्स LR। टाइमिंग आपके सामने है 8 AM to 10 AM थर्सडेज, फ्राइडेज एंड सैटरडेज। कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है? आप तो सीए इंटरमीडिएट में जाने वाले हो, तो इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन भी आप इसी तरीके से लेंगे। अच्छा, जैसे ही आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम खत्म होगा, 15 दिन के बाद अराउंड 5 जनवरी के आसपास आपका एक बैच चालू होगा, जिसका नाम होगा क्या? वार्म अप बैच। वार्म अप बैच में आप लोग जो है अर्ली प्रिपरेशन शुरू कर दोगे, जहां पर आपको कुछ सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो यार अर्ली प्रिपरेशन कर दोगे तो इंटर में थोड़ी एज में रहोगे, कॉम्पिटिटिव एज में। तो रेगुलर बैच तो आनी ही है रिजल्ट के बाद, बट रिजल्ट के पहले भी आपका थोड़ा पढ़ा हुआ होगा, तो आपका एक ग्रिप बन जाएगा अपने पूरे इंटरमीडिएट के ऊपर। ठीक है जी, एंड अर्ली टू स्टार्ट, अर्ली टू एंड, मोर टाइम फॉर रिविजन, सिंपल सा फंडा है। सीए में गए आप,
सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट, जहां पर भी आपको रेलेवेंट है आपके लिए, इंटरमीडिएट फाउंडेशन गए, क्लिक किया, फिर प्लस आइकॉनिक लाइट का ऑप्शन आएगा। प्लस के अंदर आपको भाई सारे एजुकेटर से पढ़ने की चॉइस, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, इन साथ ही साथ आइकॉनिक में अगर आप आते हो तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आपके सामने, ये फाउंडेशन के हैं। इसी तरीके से आप चेंज करके इंटर का भी देख सकते हो, और यहीं से अगर आप 24 मंथ्स का सिलेक्ट करके आगे जाओगे तो इंटर भी ऐड कर सकते हो। आप लोगों के लिए कॉम्बो बेस्ट होगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया होगा और आपको वार्म अप ज्वाइन करना है, तो दोनों सिचुएशंस दिमाग में रहनी चाहिए। तो बोथ का सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए कॉम्बो, एंड सीए प्रणव कोड लगाकर बढ़िया तरीके से सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अकाउंट्स पेपर। मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत अच्छा करके आएंगे, एकदम फोड़ के आएंगे। सी यू ऑल, लव यू, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।